हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। मैं अभिषेक कुमार भारती फिजिक्स फॉर ऑल ग्रुप ऑफ एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आज 27 जुलाई को जेईई मेन का एग्जामिनेशन दो पारियों में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में कंडक्ट हुआ है। और हम जो है आज इस वीडियो में 27 जुलाई के शिफ्ट 1 का डिस्कशन करने जा रहे हैं। अगर आपने जेईई मेंस का 27 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर दिया है तो यस, दिस सेशन इज फॉर यू। और ये सेशन जो है उन बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो बच्चे अभी आगे आने वाले अगस्त के मंथ में अपना जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अपने डिस्कशन पर। उससे आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे एक्चुअली आज के पेपर की शॉर्ट एनालिसिस के बारे में, फिजिक्स के पेपर की शॉर्ट एनालिसिस के बारे में। तो एक्चुअली पेपर वाज इजी टू मॉडरेट लेवल। और पेपर में अगर बात करें तो सारे एस्पेक्ट से क्वेश्चन कवर किए गए थे। और 12th का पोर्शन जो है एक्चुअली ज़्यादा देखने को मिला है। और पेपर वाज, अगर बात करें सिंपल डिफिकल्टी लेवल, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ इजी टू मॉडरेट लेवल का। तो बच्चों चलिए बढ़ते हैं अपने हम डिस्कशन की तरफ और देखते हैं हमारा आज का जो पेपर है वो कैसा था। तो हम बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट पेपर की तरफ। तो क्वेश्चन देखिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, दैट बिलोंग फ्रॉम द कैपेसिटेंस। क्या बोल रहा है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द आइडेंटिकल पैरेलल प्लेट इज। तो हमें क्या है, तीन आइडेंटिकल प्लेट दे रखी हैं, इनका प्लेट एरिया ए है और यहाँ डिस्टेंस d है, यहाँ 2d, यहाँ पे 3d। और यहाँ पे हमने जो भरा है डायरेक्ट्रिक, उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, 3k 5k। तो हमें टर्मिनल, ये उसको नाम देते हैं p और q के बीच में बताना है सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हम इसका कैपेसिटेंस C1 लिखते हैं, इसका C2 लिख लेते हैं और इसका C3 लिख लेते हैं। और तीनों किसमें है भाई, सीरीज में। उसके बाद तीनों को सिंपली हम क्या सीरीज फॉर्मूले से जोड़ देंगे, वही हमारा क्या होगा, नेट कैपेसिटेंस। तो C1 क्या है, देखिए इसकी बात करता हूं मैं। अगर ये इसका रिस्पांस C1 है, इसको लिखता हूं, इसको लेट्स कॉल इस वाले का कैपेसिटेंस C1, इसका है C2, इसका है C3। ठीक, तो मैं C1 यहां लिख रहा हूं। C1 कितना आएगा, एप्सिलॉन नॉट k एप्सिलॉन नॉट a by d, प्लेट एरिया इज a। ये है C1 इस वाले। ऐसे इस वाले का C2 कितना आएगा भाई, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर प्लेट एरिया कितना है, a है, और इसकी कितनी है, 2d, तो ये फुल्ली फिल्ड है। तो क्या बनेगा, 3k एप्सिलॉन नॉट a by कितना आ जाएगा बेटा, 2d। ऐसे इसकी बात करें तो C3 कितना हो जाएगा, 5k एप्सिलॉन नॉट a by कितना आ जाएगा, 3d। तो ये तीनों जो कैपेसिटर है किसमें एक्चुअली सीरीज में, कितना बनेगा, 1/c इक्वल बनेगा 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो 1/c इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ से d बाय रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे k एप्सिलॉन नॉट a प्लस 2d बाई 3k एप्सिलॉन नॉट a प्लस कितना बन जाएगा, 3d बाई 5k एप्सिलॉन नॉट a। यहाँ से हम सिंपल क्या करते हैं, लेट्स कॉल d बाई k एप्सिलॉन नॉट a को कॉमन निकाल लेते हैं। कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 2/3 प्लस 3/5। सिंपली ऐड करना है तो कितना बन गया, 1/c इक्वल टू दिस नंबर। इसको सॉल्व करने के देखिए काम करते हैं, इसको मैं देता हूं 3/3। तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/3। तो उसको मैं यहां सॉल्व करता हूं, कितना बनेगा देखिएगा, तो 3 सॉल्व करते हैं। 1/c इक्वल टू कितना आ जाएगा, d बाई k एप्सिलॉन नॉट a, ये बन जाएगा 5/3 प्लस 3/5। दोनों को जोड़े हुए कितना बन जाएगा, 25 प्लस 9 34 डिवाइडेड 15। c यहां से कितना आ जाएगा हमारा, देखिए तो 1/c पे लिखते हैं, 1/c कितना आ जाएगा हमारा, d बाई k एप्सिलॉन नॉट a कितने का, 5 25 प्लस 9 34 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 15। जो हमारा कैपेसिटर से कितना आ गया बच्चों, 15 k एप्सिलॉन नॉट a बाई 34 t। तो ये हमारा क्या है, एक्चुअली नेट कैपेसिटेंस है बिटवीन द प्लेट टर्मिनल p and q। और ये हमें जहां देखा वही हमारा आंसर कहां दिया हुआ है, 15 k एप्सिलॉन a बाई 34 t। तो c इज आवर एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल क्लास क्वेश्चन है। इसमें हम बात करते हैं कि तीन कैपेसिटर हैं, जो तीनों इसमें सीरीज में है, तीनों का लिखा था नेट कैपेसिटेंस। आफ्टर दैट तीनों को क्या करना था, जोड़ना था। सिंपल ये फ्री के क्या है, 4 मार्क्स है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन सा है। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस क्या है, 100 माइक्रोफैराड डिस्चार्जेस थ्रू ए रेजिस्टर R। यहाँ पे एक कैपेसिटर है, इसकी जो कैपेसिटेंस कितनी है वो 100 माइक्रोफैराड, C जो है 100 माइक्रोफैराड है। और ये क्या हो रहा है, इसको हमने स्विच से कनेक्ट किया हुआ है और डिस्चार्ज हो रहा है एक्चुअली, ये डिस्चार्जिंग सर्किट है। एट द सेम टाइम ये रेडियोएक्टिव सब्सटेंस ऑफ डिकेज विद मीन लाइफ कितना है, इसको 30 मिलीसेकंड है।
If the ratio of charge on capacitor and the activity of substance does not change with time, तो बताना है अपन को find the value of R। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये एक कैपेसिटर है, ऐसी बात करें जो कि यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है, तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर जानते हैं एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना होता है, Q इज इक्वल टू जानते हैं, Q इज इक्वल टू होगा Q नॉट e टू द पावर माइनस t बाई टाउ। टाउ क्या है, RC। ये है चार्ज ऑन द कैपेसिटर। और हमसे बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है, जो एक्टिविटी है, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर एंड द एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, ये जो है इनका रेशियो चेंज नहीं होता। तो ये है चार्ज और एक्टिविटी बात करें अगर, तो जो भी हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी एक्टिविटी क्या है, A इक्वल टू A नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, जहाँ लैम्डा क्या है, डिके कांस्टेंट। इन दोनों का जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। तो इन दोनों डिवाइड कर देते हैं, कितना है देखिए आप लिखते हैं, डिवाइड करेंगे Q बाई A, कितना बन जाएगा Q नॉट बाई A नॉट, Q बाई A इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, Q नॉट इनटू e टू द पावर माइनस t बाई टाउ डिवाइड बाय कितना है A नॉट e टू द पावर माइनस ऑफ लैम्डा t। अगर इनका रेशियो क्या है, अगर इनका रेशियो चेंज नहीं होता है, मतलब इस केस में यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन है जिस तरह से वेरी करेगा उसी तरह से ये फंक्शन भी वेरी करेगा, मतलब ये दोनों क्या होंगे, एक्चुअली इक्वल होंगे। तो यहाँ से सकते हैं यहाँ पे जो t बाई टाउ है उसके बराबर होगा लैम्डा t के बराबर। तो t बाई टाउ दैट शुड इक्वल टू होना चाहिए कितना, लैम्डा t माइनस माइनस कैसे t से t गया, यहाँ से टाउ इक्वल टू कितना आएगा 1 बाई लैम्डा। तो टाउ कितना है बच्चे हम जानते हैं कितना RC, और ये 1 बाई लैम्डा क्या होता है, मीन राइट है, और हमें मीन राइट में देखा 30 मिली सेकेंड, तो ये कितना हमारा 30 मिली सेकेंड, ये देखा है कितना होता है कैपिटल T 30 मिली सेकेंड रखा है। हमसे बोल रहा है इस केस में कहानी क्या पूछ रहा है भाई, क्या बताना है हमको R की वैल्यू, R कितना है देखिए देखते हैं, R इक्वल टू कितना दैट 30 into 10 to the power minus 3 डिवाइड बाय C कितना है हमारा, C है 100 माइक्रोफैराड, 100 into 10 to the power minus 6। इसको सॉल्व करेंगे ऊपर जाएगा, कहानी क्या बनेगी देखिए, R की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, R इक्वल टू कितना 30 into 10 to the power minus 3, और ये ऊपर जाएगा कितना बनेगा 100 आगे, इसको से लिख दो 10 to the power minus 4, ऊपर जाएगा क्या बनेगा 10 to the power 4, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 300 ओम। तो द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर कितना है 300 ओम। ताकि हमारा ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल हमें करना फार्मूला लगाना है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर फॉर डिसाइडिंग सर्किट और साथ ही साथ एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस फॉर इलेक्ट्रिक एलिमेंट। हमें सीधा क्या हो जाएगा इस केस में, यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, तो बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अपने हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बहुत एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एक्चुअली, दैट नॉट फ्रॉम फ्लूइड। क्या बोल रहा है, a cylindrical massless container of processing area A have a fluid filled up to height h and have a small orifice of area A in the wall near the bottom. Find the minimum friction coefficient between cylinder and the ground so that cylinder does not slip. देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है, ये एक सिलेंडर है एक्चुअली, ये एक सिलेंडर है ऐसे, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इसका जो है जो क्रॉस में एरिया वो कितना A है, और नीचे कुछ ऐसे सरफेस और ऐसे ग्राउंड रखा हुआ है, नीचे भी ऐसा एरिया है यहाँ पे टोटली, ठीक है, इसको मैं बना देता हूँ डायग्राम सही करने के लिए। और यहाँ पे क्या है एक्चुअली, इसका एरिया कैपिटल एरिया A है, और यहाँ पे क्या है छोटा सा यहाँ पे होल है नियर द बॉटम, यहाँ पे होल है, ठीक है, और ये जो है सिलेंडर रखा है रफ सरफेस पर। तो होगा क्या भाई, जैसे हम बात करें यहाँ पर, जैसे यहाँ पे इस होल को ओपन कर देंगे, इसकी हाइट कितनी है, इसके बराबर है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। तो जैसे हम यहाँ पे बात करें लिक्विड को, अगर हम ये होल को ओपन कर देंगे, लिक्विड यहाँ से क्या होगा बाहर की तरफ फ्लो करना शुरू हो जाएगा V स्पीड से। V कितना होगा हम जानते हैं, V की वैल्यू कितनी होगी, V कितना होगा हमारा, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है ये एरिया बहुत स्मॉल है, इज गिवन टू अस कि जो स्मॉल एरिया है स्मॉल ऑफिस, तो जो V होगा वो क्या होगा √2G है, चलो कॉमन सी बात है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जब लिक्विड यहाँ से बाहर निकलेगा तो इस सिलेंडर पर एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, कितना dm/dt v रेडियो वेक्टर। तो जो थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू आती है कितनी आती है हम जानते हैं, द थ्रस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द लिक्विड पीछे तरफ कितना आएगा, इसकी वजह से सिलेंडर पीछे भाग जाएगा। थ्रस्ट फोर्स की वैल्यू कितनी आती है, थ्रस्ट F थ्रस्ट जो आता है हमारा, दैट इज व्हाट रो a into v का स्क्वायर, कितना आता है dm/dt v रिलेटिव, इसका मैग्नीट्यूड है। तो dm/dt कितना मानते हैं, रो a भी है भाई, कितना आएगा रो into a into v, जिस रेट से मास डिस्ट्रीब्यूट होगा, रो into एरिया ऑफ क्रॉस में, ये क्या है, ये लिखा है वॉल्यूम, ये लिखा है वॉल्यूम फ्लूइड into रो मास पर रेट into v। तो जो थ्रस्ट फोर्स आएगा इस पर अगर बात की जाए, तो थ्रस्ट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा रो a v स्क्वायर, तो इतना थ्रस्ट फोर्स इस पर लगा है पीछे की तरफ, इसकी वैल्यू होती है, ये वैसे आपको याद होना चाहिए, बहुत फेमस रिलेटेड, ठीक है। रो कितना होता है dm/dt v रिलेटिव वेक्टर, इस साइन के साथ वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा अपने आप ही। तो यहाँ पर को dm/dt ये रहा,
और फिर लिटिल हो गए तो भी थ्रस्ट फोर्स वैल्यू मिल चुकी। अब इस फोर्स की वजह से सिलेंडर पीछे भागना चाहेगा और हमसे बोल रहा है यहाँ पर ग्राउंड और इस सिलेंडर के बीच में कितना मिनिमम फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हो जिससे कि क्या हो ये सिलेंडर रुका रहे। देखिए ये जब सिलेंडर पीछे भागना चाहेगा तो ये जो यहाँ पर ग्राउंड है इसको पीछे जाने देगा नहीं, तो उस पर एक थ्रस्ट फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, सॉरी इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, आगे की तरफ ग्राउंड किस पर लगाएगा सिलेंडर पर। अगर तो ये रुका हुआ है तो इस केस में ये फ्रिक्शन का ऐसा स्टैटिक नेचर है, तो जो F थ्रस्ट है इसके बराबर होगा दैट F थ्रस्ट, F थ्रस्ट इसके बराबर होगा भाई दैट इज इक्वल टू व्हाट स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है भाई। और हम बात करें यहाँ पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू है, कॉमन सी बात जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है मैं लिखूं यहाँ पर, तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल लेस और इक्वल टू म्यू इनटू एन। तो बात की जाए यहाँ पर तो F थ्रस्ट अगर ये रुका रहता है इस केस में दिस F विल बी लेस और इक्वल टू म्यू इनटू एन, तो F थ्रस्ट कितना आएगा, ये आएगा लेस और इक्वल टू म्यू इनटू एन, है ना। तो और नॉर्मल फोर्स कितना है देखिए mg नीचे नॉर्मल ऊपर की तरफ, तो हमसे बोल रहा है म्यू की जो है म्यू क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इससे यहाँ पर रुका रहे, तो भाई जब क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू इसके बराबर होगी थ्रस्ट फोर्स के बराबर होगी, उस समय जो है जो म्यू आएगा वही हमारी कहानी क्या होगी मिनिमम रखता होगा जो यहाँ इक्वल टू करेगी। कितना बनेगा म्यू इनटू एन, एन कितना है देखिए एन की बात करें mg नीचे नॉर्मल ऊपर, डायग्राम के अंदर इसे दिखाया नहीं मैंने, mg नीचे नॉर्मल ऊपर, तो n किसके बराबर है mg के बराबर है, इज इक्वल टू कितना आना चाहिए भाई यहाँ पर बात करें दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू कितना होना चाहिए F थ्रस्ट रो a इनटू b का स्क्वायर। तो यहाँ कितना है म्यू s इनटू मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है इसका a इनटू h इनटू रो इनटू g, दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए रो a इनटू b स्क्वायर, कितना बनेगा 2gh। तो हम कैसे करेंगे कितना बनेगा देखिए h रो g यहाँ से ये क्या हो जाएगा h रो और g, h रो और g कैसे हो जाएगा, तो म्यू s शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू कितना आएगा 2a बाय कैपिटल A। तो बात करें मिनिमम वैल्यू के बराबर है, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 2a बाय कैपिटल A के बराबर, तो हमारे जो इस केस में आंसर बनेगा क्या आ जाएगा a इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक मैंने बोला कैसे करना है कि भाई जब इससे क्या होगा कंडक्टर पे बाहर निकलना होगा तो उस पर एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा पीछे की तरफ जिसकी वजह से सेंटर पीछे भागना चाहेगा, तो ये ग्राउंड उसको पीछे भागने देगा नहीं, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ लगाएगा। हमसे बोल रहा है म्यू s की मिनिमम वैल्यू बताओ जिसका भी रुका रहेगा। थ्रस्ट फोर्स हम जानते हैं कितना है, ये मैंने वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा है, सिंपल मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है कितना है रो a b स्क्वायर। हमेशा ही अगर बात करें तो रिलेटिव वेलोसिटी के पोटेंशियल लगेगा थ्रस्ट फोर्स केस में यहाँ पे अगर मास उससे इजेक्ट हो रहा है तो कहानी क्या बनेगी यहाँ पर F इक्वल रो a b स्क्वायर आ रहा है, जहाँ भी वेलोसिटी बिल्कुल बाहर निकल रहा है उसके पोटेंशियल से फोर्स लगेगा कितना है रो a b स्क्वायर। और अगर ये रुका हुआ है तो हमने इसको फ्रिक्शन फोर्स के बराबर कर दिया है, तो फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक नेचर है। हमसे बोलना मैक्सिमम वैल्यू म्यू की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी and F will be less or equal to equation to m, जिस वैल्यू पुट की and we got the value of m। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। इससे आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है। तो क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है दैट बिलोंग्स फ्रॉम द कैपेसिटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C and 2C are connected in parallel, they are charged with a battery of potential difference B and then the battery is removed and now the material of battery component K is introduced in C, then find the potential difference across them। बहुत ही स्टैंडर्ड और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे दो क्या है कैपेसिटर है जिनको हमने क्या है पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इनका जो कैपेसिटेंस कितना है C और 2C है, एक C का है और ये है 2C का कैपेसिटर है। इस पर कैपेसिटेंस C है, इस पर कितना है, इस पर C, इस पर 2C है और इन दोनों को हमने क्या किया यहाँ पर V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है, इसको V वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ दिया है। ये कहानी जब हमने इसको चार्ज किया दोनों लॉन्ग टाइम पर तो क्या होगा भाई देखिए जानते हैं ये V वोल्ट की बैटरी है, तो ये वाला कितने पर 0 पर, ये वाला V पर, ये 0 पर, ये T पर, दोनों का क्रॉस चेक V का आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो बात करेंगे यहाँ पर तो इस पर कितना चार्ज होगा देखिए, इस पर एक चार्ज आएगा प्लस CB, इस पर आएगा माइनस CB, इस पर कितना आएगा प्लस 2CB और इसके बाद कितना आएगा माइनस 2CB। इसके बाद हमने क्या किया है, अब हमने यहाँ से बैटरी को हटा दिया, नाउ द बैटरी इज रिमूव्ड। अब बैटरी को हमने हटा दिया है तो हम जानते हैं बैटरी हटाने के बाद आप कुछ भी करो सिस्टम पर नेट चार्ज हो कितना रहेगा यहाँ पर वो मेंटेन रहता है। तो अभी क्या होगा इस केस में बात करें, इस पर कितना प्लस CB चार्ज होगा, इस पर माइनस CB चार्ज होगा, इस पर प्लस 2CB है, इस पर कितना है माइनस 2CB। और ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पर नेट चार्ज क्या रहेगा कंजर्व रहेगा और इनके क्रॉस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस B है। अच्छा अब से क्या बोलना है, हमने क्या किया है नाउ हमने क्या किया डायरेक्टरी कांस्टेंट K का जो मटेरियल है वो C में इसमें फिट कर दिया। अब हमने यहाँ से क्या किया आगे कि हमने इसमें नीचे बनाया था, हमने क्या किया कि यहाँ पर इस C वाले में
एक डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के का जो मटेरियल है वो यहाँ पर फिलअप कर दिया। तो यहाँ पे ये हमारा क्या इस वाले पार्ट तो क्या होगा भाई, इसका जो कैपेसिटेंस है कितना देगा के गुना इसका जो कैपेसिटेंस कितना देगा के सी। अभी इसका सी था, यहाँ से कितना सी था अभी तक, यहाँ बीच में तो इसका 2c था। अब जो इसका कैपेसिटेंस देगा के सी, अब इसका कितना रहेगा 2c। अच्छा अगर बात करें यहाँ पर तो इस केस में क्या होगा भाई, देखिए इस पर क्योंकि इसका कैपेसिटेंस बढ़ गया है तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट इसकी वजह से क्या होगा, इस केस में इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, चेंज आएगा। बट दोनों क्योंकि पैरेलल में है इसलिए क्या रहेगा, इसके क्रॉस अगर v डैश होगा तो इसके क्रॉस में क्या आएगा, v डैश ही आएगा। तो अगर मैं इस पर चार्ज लिखूं तो मान लेते हैं इसके क्रॉस जो आता है डिफरेंस को आता है v डैश, तो इस पर कितना है प्लस के सी वी डैश चार्ज इस वाले पर, इस पर आएगा माइनस ऑफ के सी वी डैश। और इसके अगर इसके क्रॉस v डैश का ड्रॉप है तो मान लो 0 पर समझने के लिए कितना मान लो v डैश मान लो, तो ये कितना है देखिए, ये आएगा प्लस 2cv डैश, ये आएगा माइनस ऑफ 2cv डैश। अगर आप इस सिस्टम को देखो इस वाले पार्ट को, तो ये कैसा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस पर नेट चार्ज जितना है उतना ही रहेगा, कितना चार्ज है प्लस 3cv। ऐसे यहाँ पर देखें, अगर आप इस सिस्टम को देखो तो ये वैसे ही क्या वही सेम आइसोलेटेड सिस्टम, इस पर नेट चार्ज कंजर्व रहेगा, पहले कितना था बाद में उतना रहेगा। तो नेट चार्ज पर कितना था पहले 3cv, और अभी यहाँ कितना है दैट k प्लस 2cv, दोनों क्या होंगे कॉमन से बात है कांस्टेंट रहेगा वो। तो 3cv कितना आएगा c प्लस 2cv इक्वल टू कितना आएगा यहाँ से k प्लस 2cv डैश। तो c कैंसिल रहेगा, यहाँ से मिलेगा v डैश की वैल्यू कितना आएगा 3v डिवाइड बाय k प्लस, this will be the new potential difference across the capacitors when we apply a डायरेक्टर का इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना k in between the c। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, b इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। तो इसका आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दैट बिलोंग्स टू आरसी सर्किट, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, इन द गिवन सर्किट द स्विच इज क्लोज्ड एट टाइम t इक्वल टू 0, फाइंड द टाइम आफ्टर व्हिच द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बिकम्स 50 वोल्ट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, देखिए ये सिंपल सा एक आरसी सर्किट है, ये हमारा वोल्टेज सप्लाई लगा हुआ है, रजिस्टर यहाँ पे लगा है कैपेसिटर, और टाइम t इक्वल टू 0 पर हमने स्विच को क्लोज किया है, तो क्या होगा ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होना शुरू होगा। हमसे बोल रहा है व्हाट इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, बताना है हमको कितने टाइम के बाद इस पर जो आएगा चार्ज इसका आधा रहेगा 50 वोल्ट आ जाएगा। तो हम जानते हैं अगर बात करें कैपेसिटर यहाँ पे चार्ज हो रहा है तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना होता है q इक्वल टू, अगर बात करें यहाँ पर ये वोल्टेज सप्लाई v नॉट, q इक्वल टू कितना आएगा c v नॉट q मैक्स 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय tau। दिस इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर। और हम बात करें व्हाट इज द वोल्टेज सप्लाई अक्रॉस द कैपेसिटर, कितना बनता है q बाय c, उसी को चाहिए q बाय c बन जाएगा वोल्टेज सप्लाई अक्रॉस द कैपेसिटर। कितना लगेगा ये देखा जाए, इस पर प्लस q चार्ज, इस पर माइनस q चार्ज, जितना टाइम टी तो बन जाएगा v इज इक्वल टू आएगा v नॉट e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय tau, समझ जाएगा, उसी को नीचे आएगा। तो ये हमें हमारा क्या वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, इसको ऐसे लिख रहा हूं ठीक। तो हमसे बोल रहा है कि वोल्टेज जो है कितने टाइम कितना आएगा 50 हो जाएगा, और v नॉट कितना मैंने लिखा है यहाँ पर 100, तो यहाँ कितना कर दो बाय v नॉट बाय 2 100 बाय 2, कितने टाइम में कितना होगा 100 बाय 2 हो जाएगा 50। तो v नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय tau, tau जानते हैं कितना होता है RC होता है, तो इसको हम बाद में पुट कर देंगे यहाँ पर, है ना। तो v नॉट से v नॉट गया, ये बनेगा 1 बाय 2। तो सॉल्व करेंगे कितना बनेगा, देखिए 1 बाय 2 बनेगा, इसको धीरे कराएंगे, यहाँ से पानी आ जाएगा, लिखता हूँ 1 बाय 2 इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय tau, समझ में आते क्या बनेगा e टू द पावर माइनस t बाय tau इक्वल टू बनेगा 1 बाय 2, और ये बनेगा 2 की पावर माइनस 1। तो यहाँ से सकते हैं हम क्या लेते हैं, ये e टू द पावर t बाय tau इक्वल टू आ गया हमारा 2, दोनों साइड लेते हैं लॉग, क्या बनेगा तो कितना बनेगा t बाय tau इक्वल टू आएगा ln2, हम अगर लिखें t की वैल्यू कितना बनेगा tau ln2 कितना हमारा वैल्यू में दे रखी है 0.69, तो यहाँ से टाइम वैल्यू कितनी है लिख सकता हूँ यहाँ पर, tau कितना हमारा r into c, r कितना है 100 ओम, tau इक्वल टू r से 100 ओम into c कितना है 1 माइक्रोफैरड, तो कितना हमारा है क्या 1 into 10 to minus 6, और ये ln2 कितना 0.69, तो यहाँ से टाइम की वैल्यू देगी लिखा जाए 69 into 10 to minus 6 सेकंड, 69 कितना देगा माइक्रो सेकंड, 69 माइक्रो सेकंड। तुम्हारा इस केस में यहाँ से 69 माइक्रो सेकंड सारे माइक्रो में ऑल द, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 69 माइक्रो सेकंड।
तो आंसर हमारे क्या मिलेगा, इस केस में उसको लिखता हूँ माइक्रो करता हूँ, सारे माइक्रो में आंसर क्या मिलेगा हमारा बी। बी इज द एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, है ना, बहुत सिंपल था। इससे आगे बढ़ते लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दैट बिलोंग्स टू एक्चुअली सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या बोल रहा है, टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM इज E एक्चुअली, है ना। हमसे क्या बोल रहा है, एंड एम्पलीट्यूड इज कैपिटल A एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज एक्चुअली कितना है 3E/4। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये हम जानते हैं वो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव करता है जिसमें टोटल एनर्जी क्या होती है, अगर उसका एम्पलीट्यूड A है तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर k स्क्वायर, है ना। m क्या है उसका मास, ओमेगा क्या है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी, a क्या है उसका एम्पलीट्यूड। और हमसे बोल रहा है ये है टोटल एनर्जी एक्चुअली, और हमसे बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी किसी स्टेट पे कितनी है 3E/4 है, उससे बताना है पार्टिकल जो है अपने मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस्ड है। तो हम जानते हैं टोटल एनर्जी क्या होती है भाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना, प्लस पोटेंशियल एनर्जी k प्लस u। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कितनी इस केस में लिखा जाए, काइनेटिक एनर्जी हमारी है यहाँ पर 3E/4, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से u कितना है जानते हैं E/4 है। और पोटेंशियल की होती कितनी है, पोटेंशियल कितनी होती है हम जानते हैं, u की वैल्यू होती है हाफ, मैंने इसे लिख देता हूं, u जो होता है हमारा होता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, जहाँ x क्या है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, और ये हमें पता ही है, ये की उठा देंगे तो कितना है 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाय 4। तो यहाँ से कहानी क्या आ जाएगी, ये गया और ये गया, तो x यहाँ से कितना आ जाएगा देखा जाए एक्चुअली, तो प्लस माइनस a बाई कितना आ जाएगा 2। हमें तो किया हमको बोल रहा है कि कितने डिस्टेंस पर है, तो x कितना यहाँ से जाएगा a बाई डिस्टेंस फ्रॉम द मेन क्वेश्चन की वैल्यू नहीं a बाई। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में a इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, मैच द कॉलम, मैच द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड विद गिवन मास एंड लेंथ इन द कॉलम ए अबाउट वन एक्सिस। हमें इस कॉलम में अलग-अलग एक्सिस दे रखी है और हमें यहाँ देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मैच करने कॉलम। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये बात है। तो हम बात करें इसके लिए, ये रॉड है m मास की लेंथ की, इसकी यूनिट पॉइंट से घुमा रहे हैं, तो इसको हम जानते हैं कितना आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml/12। तो हमारा a का तो इस केस में क्या है, a का तो हमारा क्या है 4 है, तो इस केस में क्या बनेगा हमारा a के लिए लिखा जाए, a का हमारा क्या बनेगा इस केस में 4 बन जाएगा, है a का मैचिंग होगी 4। और अगर बात करें इसके लिए कितना बनेगा, देखिए i कितना बनेगा यहाँ पर इस के अबाउट कितना है ml/3 होता है, इसका मास कितना है 2m, तो कितना आएगा इसका आएगा 2m × l/3। तो b का हमारा कितना बनेगा यहाँ पर, b का बनेगा 3, b का हमारा कितना बनेगा भाई 3 बन जाएगा। c के लिए बात करें कितना बनेगा, देखिए ये ml/12 होता है, तो m × कितना बनेगा 12/12। सॉल्व करेंगे कितना है, कैसे करेंगे 4 से कैंसिल कितना है ml/3 बन जाएगा यहाँ पर सॉल्व करने पर, तो आ जाएगा ml/3 सॉल्व करने के बाद। तो ये हमारा कितना हो जाएगा इस केस में 2 बन जाएगा, है ना। और d के लिए बात करें कितना बनेगा, देखिए 2m × 12 का स्क्वायर बाय कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा यार बनेगा 2 2 4 8, कितना आएगा 8m²/3, 8m²/3 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे से कितना बन जाएगा 1। तो 4 3 2 1 ये हमारा क्या बनेगा आंसर 4 3 2 1 4 3 2 1, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, टू डिस्क हैविंग सेम सरफेस चार्ज एंड सरफेस मास डेंसिटी हैव रेडियस स्मॉल r एंड कैपिटल R, और डिस्क 1 और डिस्क 2 में बोल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट डिस्क है अबाउट एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड पासिंग फ्रॉम द सेंटर। देखिए बात करें यहाँ पर क्या है, ये हमारी क्या है एक डिस्क 1 है और इसकी डिस्क 1 है, इसकी डिस्क कितनी है स्मॉल r है, ठीक है ना। और इस वाले एक्सिस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, ठीक है। और इसकी जो मास है इसकी कितनी सिग्मा है। ऐसे दूसरी डिस्क है उसके लिए उसका हम निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम निकाल रहे हैं अबाउट 1 ऑफ इट्स डायमीटर, ठीक है। तो ऐसे जो दूसरी डिस्क की बात करें, यहाँ पर ये दूसरी डिस्क है, तो यहाँ पर बात करें तो इसका जो निकाल रहे हैं मोमेंट इस एक्सिस का निकाल करना है। और इसकी जो सरफेस डेंसिटी भी कितनी है अपनी सिग्मा है, सरफेस मास डेंसिटी, मास पर एरिया, और इसके लिए कैपिटल R है। बहुत ही आसान है, नहीं है। तो पहले मैं इसका अगर मास लिखूं, इसका मास कितना बनेगा m1 कितना आएगा, मास सिग्मा क्या है मास पर एरिया इनटू पाई r स्क्वायर इनटू एरिया। तो इस वाले एक्सिस के अबाउट अगर इसको लिखूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 कितना आता है हम जानते हैं m1 इनटू r²/2। I1 कितना बनेगा m1 सिग्मा इनटू पाई r स्क्वायर, ये हो गया इसका m1 इनटू r²/2, कितना आ जाएगा I1 आ जाएगा हमारा सिग्मा इनटू पाई r⁴/2।
ऐसे में बात करें इस वाले के लिए, तो इसके लिए मोटर से कहता बनेगा, देखिए इसका पहले मास लिखते हैं, मास m2 बनेगा सिग्मा इनटू पाई r स्क्वायर। और I2 अगर लिखा जाए तो हम जानते हैं इस एक्सिस का वर्क कितना आता है mr स्क्वायर बाय 2, इसके वर्क कितना बनेगा mr स्क्वायर 4, तो m2 इनटू कितना बनेगा r स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा। तो I2 कितना बनेगा, I2 हमारा है सिग्मा इनटू पाई r स्क्वायर इनटू r स्क्वायर बाय 4, कितना बनेगा I2 जाएगा सिग्मा इनटू पाई r की पावर 4 बाय 4। हमसे बोल रहे हैं इन दोनों का रेशियो होता है, ये बहुत ही आसान है, I1 बाय I2 निकालें, यहाँ पर कितना बनेगा, देखिए I1 बाय I2 कितना बनेगा, सिग्मा पाई तो कैंसिल हो जाएगा दोनों में, क्या बनेगा r की पावर 4 बाय 2, नीचे कितना आएगा r की पावर 4, ऊपर जाएगा कितना 4, कितना आएगा 2r की पावर 4 बाय कैपिटल r की पावर 4। तो मैंने जहाँ लिखा हुआ हमारा आंसर है, तो B इज एक्चुअली आवर करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों ने क्या किया, सिंपली यहाँ पर इसका मास लिखा, इसके बाद मोमेंट पीछे का फॉर्मूला लगा दिया, ऐसे यहाँ पर इसका मास लिखा और मोमेंट पीछे का फॉर्मूला लगा दिया, और आफ्टर दैट निकालने के लिए है रेशियो। तो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्या बोला है, 2 point charges are suspended from a given point as shown in the figure, find the equilibrium section between them। यहाँ पर क्या है एक्चुअली, ये 2 पॉइंट चार्जेस हैं एक्चुअली, Q चार्ज मास है, Q चार्ज मास है, और ये स्ट्रिंग से अटैच है, और इसको मैंने यहाँ पे एक्चुअली कर दिया है, छोड़ दिया, और ये इससे मैं लीजिए इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बताना इस केस में, इस कंडीशन में x डिस्टेंस है, इन दोनों केस में x डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो देख करते हैं बहुत आसान, अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम कंडीशन में कंपेयर करने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, तो किसी भी एक चार्ज उठा लेते हैं अपन, अगर बात करते हैं इसके बारे में, उस पर तो लेते हैं mg फोर्स की तरफ, नीचे की तरफ है, और इसकी वजह से लेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स, इसको थोड़ा इधर बनाता है, उसको चार्ज की मास है, ठीक है, डायग्राम गंदा नहीं करना चाहता इसलिए थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स इधर लगेगा Fe, Fe कितना होगा भाई, k q स्क्वायर बाई x का स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा, और एक रस्सी लगेगा टेंशन फोर्स। अंडर दीज थ्री फोर्सेस, ये जो चार्ज पार्टिकल q है वो अंडर इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर मैं बात करूं तो ये वाला एंगल कितना है थीटा, अगर मैं स्टेशन की कोई कंपोनेंट कितना बनेगा t cos थीटा ऊपर की तरफ, और कितना आएगा t sin थीटा, सच दैट अगर बात करें यहाँ पर, तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये स्टेशन की कंपोनेंट, जो चार्ज पार्टिकल ये क्या है अंडर इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो यहाँ से जाएगा कि t sin थीटा इक्वल टू कितना जाएगा k q स्क्वायर बाई x का स्क्वायर, ऐसे t cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा mg, बिकॉज़ चार्ज पार्ट की जनरल कंडीशन। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें यहाँ से कितना आएगा tan थीटा इक्वल टू आएगा कितना k q स्क्वायर बाय x स्क्वायर इनटू mg, x इज द सेपरेशन बिटवीन देम, तो x को देखते हैं कितना बनेगा, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा कितना k आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना बन गया mg, और ऊपर लिखा रहता है बच्चों q का स्क्वायर, और tan थीटा गिर जाएगा नीचे, है ना। तो यहाँ पे लिखा जाए तो क्या आएगा, देखिए x की वैल्यू q स्क्वायर लेंगे तो रूट लेके q बाहर आ जाएगा, कितना बनेगा 1/tan थीटा, तो बन जाएगा cot थीटा डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। तो ये हमारा क्या जाएगा आंसर जाएगा एक्चुअली इक्विलिब्रियम में द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ये मैं जहाँ रखा हुआ ये हमारा ऑप्शन है, कहाँ रखा है एक्चुअली ये मैंने रखा बी। तो हमने एक्चुअली कुछ नहीं किया, बहुत ही आसान, तो हमारा बी ऑप्शन एक्चुअली हमने कुछ नहीं किया, इसमें बहुत ही आसान था। हमने इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज उठा लेते हैं, वो अंडर इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो यहाँ पर क्या होगा इस पर एनर्जी नीचे लगेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा और टेंशन फोर्स, इसका मैं नेट फोर्स के कर दिया, बैलेंस कर दिया, उसके बाद सिंपल एक्सप्रेशन आ गई। तो ये बच्चों बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट बिलोंग्स टू YDC, बहुत ही आसान क्वेश्चन है एक्चुअली। YDC का क्या बोल रहा है, इन YDC सेटअप ऑरेंज लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट, देन में बताना है अलग अलग ऑप्शन, फ्रिंज विड्थ विल इंक्रीज डिक्रीज एट द सेंटर मैक्सिमम लोग पढ़े। देखिए अगर बात करें यहाँ पर देखिए विड्थ के बारे में, तो ये हमारा क्या हम जानते हैं, ये है लैम्डा के बढ़ने का ऑर्डर, हाँ, और फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, बीटा इक्वल टू हम जानते हैं d लैम्डा बाय t। हमसे क्या बोल रहा है, ऑरेंज लाइट है, ये क्या है ऑरेंज लाइट है, इट्स ऑरेंज लाइट। और बात करें ऑरेंज लाइट को हमने क्या रिप्लेस कर दिया किससे, ब्लू लाइट से। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी ऑरेंज लाइट है, इसका लैम्डा ज़्यादा था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है किससे, ब्लू लाइट से। तो हमने ऑरेंज लाइट के लिए किसको यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर ब्लू लाइट को यूज़ कर रहे हैं, तो उसका लैम्डा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो लैम्डा घटने की वजह से क्या हो जाएगा, तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी, कॉमन सी बात है, घट जाएगी। तो फ्रिंज विड्थ तो क्या हो जाएगी यहाँ पे इस केस में घट जाएगी, पहली बात तो ये हमारा इस केस में क्या है, तो एक्चुअली क्या होगा, लैम्डा घटने में से क्या होगा, एक्चुअली फ्रिंज विड्थ तो क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर
घट जाएगी। तो हमारा तो क्या बी वाला पार्ट हो जाएगी तो सही है। अच्छा, अब साथ ही बाकी ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है। एट द सेंटर इंस्टेड ऑफ मैक्सिमा देयर विल बी मिनिमा। सेंटर में तो हमारा कॉमन सी बात है मैक्सिमा ही रहेगा, क्योंकि एक्चुअली सिचुएशन ये होगी भाई वहाँ पर कि वहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी वो मैक्सिमम आएगी। और दूसरी बात क्या बोल रहा है, इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा विल डिक्रीज नहीं, वो सेम ही रहेगी 4i। अगर दोनों के लिए इंटेंसिटी सेम है तो मैक्सिमम ही रहेगी वो इंटेंसिटी। तो हमारा इस केस में आंसर क्या बन जाएगा भाई कि लैम्डा घटने पर क्या होगा, जो फील्ड विड्थ है वो घट जाएगी। आंसर क्या बन जाएगा हमारा बी। तो बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही एक्चुअली बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और ये बहुत पहले जे एडवांस में आ चुका है और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्लास में कराया जाता है। क्या बोल रहे हैं, two planets A and B of masses capital M and 9m with radii capital R and 2r respectively are present at 8 distances away from each other. The minimum velocity with which a particle is propelled from surface A such that it reaches the planet B is given by। देखिए क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे करते हैं, देखिए बनाते हैं। क्या बोल रहा है, एक प्लैनेट A है और इसका मास m है, इसका डिस्टेंस r है और इसके सेंटर से यहाँ पे 8 r डिस्टेंस पर एक प्लैनेट B है। इसका जो मास है कितना 9m है, इसका मास है 9 है और इसका डिस्टेंस 2r है। ये डिस्टेंस हमारी यहाँ से आती कितनी 8r है, दिस डिस्टेंस 8r। ठीक है, हमसे बोल रहा है इस केस में कि देखिए इसके सरफेस से हम स्मॉल m मास के पार्टिकल को कितनी मिनिमम स्पीड से कहते हैं कि ये सरफेस के बीच, इसका नाम यहाँ a सरफेस है, कि ये प्लैनेट B तक पहुंच जाए। देखिए एक्चुअली क्या होगा कि इस केस में यहाँ हम जानते हैं इस पार्टिकल को यहाँ कर रहे हैं प्रोजेक्ट, तो कहानी क्या होगी, यहाँ बीच में कहीं पे एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा। भाई देखो क्या होगा, अगर हम बात करें, हम जानते हैं इन दोनों वेव से यहाँ जहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट आएगा वहाँ से क्या होगा, इस वाली की वजह से एक वेव से जो है ग्रेविटेशनल फील्ड पीछे की तरफ है और बी वेव से इधर की तरफ है। तो ए के पहले जो है मतलब इस न्यूट्रल पॉइंट के पहले जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इजी 0 है, उसके पहले जो है ए का जो इफेक्ट रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, इसे पकड़ खींचेगा। और इसके बाद में क्या है, बात करें इस पॉइंट के बाद जहाँ पर क्या है न्यूट्रल पॉइंट आएगा जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी, उसके बाद क्या होगा बी और का जो है जो ग्रेविटेशनल पुल है वो ज़्यादा रहेगा, इसे पकड़ खींचेगा। तो अगर ये पार्टिकल जो है इस पॉइंट तक पहुंच गया जहाँ पर क्या है, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, उसके बाद अगर क्या इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि इसे जस्ट क्रॉस करेंगे, जस्ट इसे क्रॉस कर जाए तो क्या होगा, ये बी से पार्टिकल खींच लेगा मेरा। तो हमें जहाँ इस पार्टिकल को कहाँ तक पहुँचाना है, यहाँ तक पहुँचाना है। ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो फिर बी पर ही पहुँच जाएगा। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा वो पॉइंट ऐसा कौन सा होगा जहाँ पर जो है ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। तो हम पहले ये पॉइंट चेक करना पड़ेगा, इसके बाद यहाँ पे जस्ट पहुँचा देना है, यहाँ पहुँच जाएगा तो उसके बाद कॉमन से बात होगी उसको भी क्रॉस, इसके बाद जैसे इसे क्रॉस करेगा बी वाले से पार्टिकल खींच लेगा। देखिए मान लेते हैं इस केस में जो डिस्टेंस है कितनी, ये डिस्टेंस अपनी x है, ये डिस्टेंस अपनी x है, ये कितनी 8r माइनस x। तो इस वाले पॉइंट पर बात करें, यहाँ पर पहले मैच निकाल लेते हैं भाई, इस पॉइंट पर जो है जो ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है 0 है। तो पहले वाली में से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी इधर की तरफ कितनी Eg1 है और फिर कितनी Eg2 है, कौन वाले दोनों क्या जीरो कैंसिल कर देंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू 1 कितना बनेगा, देखिए लिखा है यहाँ पर Gm बाय कितना बनेगा r का स्क्वायर, सॉरी Gm बाय x का स्क्वायर, इसमें कितनी x है Gm बाय x का स्क्वायर, नहीं पता है डायरेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ पर G इनटू 9m बाय कितनी है, सॉरी तो इस पॉइंट पर हम जीरो करें, अगर इस पॉइंट पर जीरो करते हैं फील्ड वो कितना बनेगा, देखिए Gm बाय कितना बनेगा x का स्क्वायर इक्वल टू कितना बनेगा G इनटू 9m डिवाइड करके कितना बनेगा 8r माइनस x का स्क्वायर। Gm कैंसिल हो जाएगा, कितना है देखिए यहाँ पर रूट ले लेंगे, बनेगा 3x का स्क्वायर इक्वल टू 3x का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 8r माइनस x का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर बात करें तो कितना आएगा, देखिए 4x इक्वल टू हो जाएगा 8r, x जो आता है हमारा हो जाएगा 2r। तो वो मैं पहले वो पॉइंट कर लिया जहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी है 0 है। अब देखिए क्या है, इसमें मैं इसको थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ सिंपल, ताकि थोड़ी यहाँ पे जगह बनी रहे। तो हमने ये निकाल लिया वो पॉइंट को थोड़ा साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। हमें पता है कि यहाँ x इक्वल टू 2r का क्या है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, तो हमको पता चल ये कितना है हमारा 2r है, ठीक है, कितना बचेगा हमारा 6r, ठीक है। चलिए ये हमारा कितना बचेगा फिर 6r बचेगा, ठीक है। तो मुझे मिल चुका है भाई वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। अब हमें यहाँ तक पहुँचाना था, इसके बाद होगी क्या होगी कहानी। अब कहानी क्या है भाई, इस वाले पॉइंट पे पहुँचा, तो इसको मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम साफ करने बनाने की आप कर दे कहानी बस। क्वेश्चन हो सीधा आंसर। हमने पहले क्या किया, इस केस में हमने वो पॉइंट कर लिया है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है। अब इसका क्या करना है, यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर पहुँच जाता है पर यहाँ पर पॉइंट P पर, और
इस पॉइंट पर पहुंच के m मास वाले पार्टिकल की जो वेलोसिटी है जस्ट कितनी आती है, जस्ट 0। तो कहानी क्या होगी भाई, और इसे अगर जैसे जैसे क्रॉस करेगा, जस्ट इसे क्रॉस करके आगे पहुंच जाए हल्का सा b से बढ़ खींच लेगा, तो पॉइंट p पर इसकी जो होनी चाहिए जो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और क्योंकि स्मॉल मास का जो पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल p की बात हम करें, ये मूव कर रहा है अंडर ग्रेविटेशनल फील्ड, तो इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। सो वी कैन अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। क्या है, देखिए ui प्लस ki इक्वल टू कितना बनेगा, u फाइनल प्लस k फाइनल। तो m मास का पार्टिकल है, यहाँ पर अगर बात करेंगे कितने हैं, इस कितने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में, इसकी वजह से पोटेंशियल और इस वाली वजह से पोटेंशियल इनटू मास है। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं पोटेंशियल कितना है, देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है, माइनस ऑफ gm/r, और इसके से कितना बनेगा, ये हो गया सरफेस माइनस gm/r, और ये चीज बनेगी कितनी अपनी 7r, तो माइनस ऑफ g इंटू 9m/7 है। ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंटू क्या करो यहाँ पे स्मॉल m मास से मल्टीप्लाई, ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। कितनी इसको स्पीड से फेंकें कि जस्ट कहाँ तक पहुंच जाए, उस पॉइंट तक पहुंच जाए जहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है, इसके बाद इसे बॉडी खींच लेगा। इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, इस वाले पॉइंट पर बात करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसकी वजह से देखते हैं माइनस ऑफ gm बाई कितना आएगा 2r, और माइनस इसके कितना आएगा माइनस ऑफ g 9m बाई कितना आएगा ये 6r इनटू मास m। ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। बस ये सॉल्व करना है, यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी उसमें यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगी। ये सॉल्व करते हैं सिंपल मैथ है। एक काम करते हैं, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 7 से करते हैं मल्टीप्लाई, 7 से मारते हैं डिवाइड, ठीक है। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसको, नॉट इज गोइंग टू सॉल्व इट। तो 7 से करते हैं मल्टीप्लाई, 7 से मारते हैं डिवाइड, कितना बनेगा ये आएगा, देखिए माइनस ऑफ 16 gm बाई आई थिंक आ जाएगा 7r इनटू स्मॉल, ठीक है, हो जाएगा 916 प्लस हाफ mv स्क्वायर। यहाँ भी करेंगे, यहाँ पे कितना बनेगा, देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर 3 से मारते हैं मल्टीप्लाई और 3 से मारते हैं डिवाइड, कितना बन जाएगा 6 है, और ऊपर कितना बन जाएगा देखिए 9 3 12 माइनस ऑफ 12 g कैपिटल m स्मॉल m डिवाइड पर कितना जाएगा अपना 6r प्लस 0 प्लस 0 इसको उधर जाओ, उसमें कितना नहीं सॉल्व करना है, कितना आएगा हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा, ये तो जाएगा बनेगा पॉजिटिव में, तो बनेगा 16/7 है ना, 16/7 g कैपिटल m स्मॉल। एक काम करते हैं, इसको ले जाते हैं g कैपिटल m स्मॉल m बाय r कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है ना, तो बाहर करते हैं, हो जाएगा कॉमन नहीं आएगा, g कैपिटल स्मॉल बाय r कॉमन नहीं आएगा, तो 16/7 माइनस कितना बनेगा 12/6, ये 2 बन जाएगा, 12/6 कितना आएगा 2 बन जाएगा। तो कितना हो गया, देखिए ये आ जाएगा, इधर आएगा यहाँ से कितना अपना ये आ जाएगा 2/7, तो m और तो होंगे gm बाय r, और ये बन गया 14 16 2 to 2/7 आ जाएगा, ठीक है। तो v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू कितना आ गया हमारा, यहाँ से ये आ गया, तो v स्क्वायर यहाँ कितना बन गया 4g कैपिटल m बाय 7r, और रूट लगा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा भैया हमारा 4gm बाय 7r। तो अगर देखा जाए इस केस में तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी रहेगी, जब अल्फा इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा हमारा अल्फा इक्वल टू 4। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था एक्चुअली, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, जो एडवांस में आ चुका है बहुत पहले, और हमें करना है कुछ नहीं, सिंपली हमें वो पॉइंट निकालना है जहाँ पर क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगी, इसको हमें करना है उस पॉइंट पर लगा देना है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। चलिए बच्चों अब बढ़ते हैं आगे से, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है। तो क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आजकल। क्या बोल रहा है, पार्टिकल ऑफ मास 9.1 × 10⁻31 kg, the Broglie based question है, is moving with 10⁻6 meter per second, has the Broglie wavelength λ1. A photon of momentum 10⁻27 kg into 10⁻27 kg meter per second has wavelength λ2. तो बताना λ2 और λ1 कितना होगा, ये बहुत आसान है। तो बात करते हैं पहले इस पार्टिकल के बारे में, जानते हैं वो दिख रहा है इलेक्ट्रॉन का मास है, λ1 कितना होगा भाई h/p, h/p कितना आएगा मोमेंटम, तो देखिए यहाँ पर कितना है h डिवाइड बाई कितना p इक्वल टू m into v है ना, तो कितना आएगा 9m into v, m into v, तो लैम्डा यहाँ से कितना देगा देखिए लिखा जाए यहाँ पर, तो लैम्डा लिख देता हूँ यहाँ पर साइड में, h by m1, m1 कितना है बच्चों 9.1 × 10⁻31
10 टू पावर 6 है ना, मैथ बाद में कर लेंगे, ठीक है। लैम्डा बनाए क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा लैम्डा 2 तो भाई कितना बनेगा भाई, h बाई p बन जाएगा, वो मोटो से याद रखा है। लैम्डा 2 कितना आ जाएगा, h डिवाइड बाय कितना हो जाएगा हमारा 10 टू पावर -27 kg मीटर पर सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 दोनों को डिवाइड मारो, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 कितना बनेगा यहाँ देखिए, तो h से तो कैसे हो जाएगा, कितना बनेगा देखिए यहाँ पे a आएगा नंबर, तो ये आ जाएगा क्या है 10 टू पावर कितना आएगा, 1 बाय 10 टू पावर -20 कितना आएगा, h डिवाइड बाय 10 टू पावर -27 kg। यहाँ कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा h और ऊपर से जाएगा कितना आएगा 9.1 10 टू पावर -31 into 10 टू पावर हो गया 6। सॉल्व करते हैं, चलो मैं देखो ये h से हो गया मैं 10 टू पावर कितना -4 और यहाँ से लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 कितना आ गया भैया लिखा जाए तो बनेगा 10 टू पावर 2 तो आएगा लगभग 910। तो लैम्डा 2 बाय लैम्डा कितना होता है 910, मतलब क्या हो जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन पूछा है इसमें बहुत ज्यादा अच्छे से मतलब दिमाग में तो बेस लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p पर। तो बढ़िया बच्चों बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दैट बिलोंग्स टू एक्चुअली क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से क्या बोल रहा है, यहाँ से मॉडुलस ऑफ स्ट्रिंग इज -0.5 10 टू पावर 9 पास्कल, लेंथ ऑफ द वायर विदाउट एनी फोर्स अप्लाइड इज 0.1 मीटर, एरिया कितना है हमारा 0.04 into power -4 मीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है if this wire is stretched by a length of कितना 0.01 मीटर, the energy stored in the string is transferred to mass 20 ग्राम, then find the speed of this particle। बहुत ही आसान क्वेश्चन देखिए, इसको दो तरह से कर सकते हैं, फटाफट करते हैं। क्या बोल रहा है, ये यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग लेंथ मान लो, और इसकी जो लेंथ है अपनी कितनी मानते हैं यहाँ पे, ये स्ट्रिंग मानते हैं, ये स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी L0 है, L0 है। और जब इस पर F फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, इसलिए यहाँ पर F फोर्स लगाने की वजह से क्या होता है कि ये जो स्ट्रिंग है x से खींच जाती है। ये बहुत ही आसान सा केस है, इसको मैं बहुत ही आसान से शॉर्टेस्ट फॉर्म में करूँगा F फोर्स। तो देखिए इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा, F बाई A इक्वल टू कितना है y into y into x by l, y into x by l है ना। यहाँ देखो मैं y इक्वल टू कितना बनेगा y a by l into x, y into x। यहाँ पे लिखा है इस रॉड को देखिए, यहाँ पे इस रॉड को या इस स्प्रिंग को हम एक स्प्रिंग से कर सकते हैं रिप्लेस। इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना है अपना एक्चुअली यहाँ पर वो k है। तो स्प्रिंग पर अगर आप F फोर्स लगाते हो तो स्प्रिंग की अवधि x से इलांगेट हो जाती है such that F is equal to कितना है भाई, F is equal to अपना kx। तो दिस रॉड कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट ग्रुप मैच करिए कितना है k, तो k is equal to कितना आएगा y a by l। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी वही एनर्जी से स्प्रिंग में स्टोर होगी, है ना। तो दोनों तरह से कर सकते हैं अभी देखिए यहाँ पर। तो सिंपल क्या बोल रहा है, इसमें जो स्टोर है वो कहाँ जा रही है, वो इस m मास के ब्लॉक को मिलती है, तो इसकी स्टोर बतानी है। तो इसमें स्टोर एनर्जी कितनी आएगी, सिंपल भाई यहाँ पर स्प्रिंग से करते हैं रिप्लेस, हाफ k x स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए, वो आ जाती है हाफ mv स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं, या फिर ऐसे एक और तरीका होता है हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, सेम ही कहानी है, ठीक है, कॉमन से करते हैं। तो इस स्प्रिंग में स्टोर कितनी चाहिए, हाफ k x स्क्वायर, तो लिखते हैं वैल्यू हाफ से तो गया, यहाँ से v जो आ जाएगा हमारा कितना आएगा, तो देखिए ये आ जाएगा कितना आ जाएगा k बाई m x रूट के अंदर कितना आएगा k बाई m, अपने वैल्यू पुट करनी काम करो। तो यहाँ से लिखते हैं कितना है, सिंपल मैथ करो, v स्क्वायर हो जाएगा x में बताया कहाँ गया, x कितना है, कितना एलोंगेशन हुआ है ना 0.001 है, तो देखते हैं k इक्वल टू y बाई l जो है x और k कितना हमें पता है y a by l, तो y क्या हमारा यूनिट मॉडुलस देखा हुआ है 0.5 into 10 to the power 9, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये लिखा हुआ है ना, कितना 0.04 10 to the power -4 डिवाइड बाय l, लेंथ कितनी बच्चों उसकी 0.1 मीटर। तो ये हो गया k और m कितना 20 ग्राम, तो into 20 into 10 to the power -3 ना, सिंपल सॉल्व करना है, देखिए सॉल्व करना है कितना है, देखिए ये तो पहले गया है, सॉल्व करना है फटाफट देखिए देखिए कितना आएगा। ये पॉइंट है 10 टू द पावर बनेगा -3, ये 10 टू द पावर -3, तो ये इससे कैंसिल होगा, और ये 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर -7 कैंसिल होगा, कितना ये 10 टू द पावर 2 बन जाएगा। अब देखिए अब बात करें यहाँ पे तो बनेगा, इसको सॉल्व करते हैं, 20 को कितना है 0.001 इनटू बनेगा 5 20 और कितना जाएगा देखिए
बन गया 20 इंटू 10 टू पावर कितना है 2 लिखा हुआ, नीचे लिखा है 2 इंटू 2 पावर माइनस 3, ठीक है। इसे कैंसिल होगा, ऊपर जाएगा तो बनेगा 10 टू पावर 3 10 टू पावर 6, तो v जो यहाँ से आ जाएगा कितना जाएगा, देखिए v आ जाएगा कितना, ये लिखा है 10 टू पावर माइनस 3 इंटू 10 टू पावर 6, रूट के अंदर बनेगा 10 टू पावर 3, तो यहाँ से जो v आ जाएगा हमारे कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो जो v की वैल्यू देंगे 1 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या जाएगा इस केस में सिंपल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। इसको आप इससे करते हैं हाफ इनटू डिस्टेंस इनटू वॉल्यूम, सेम ही कहानी है। इसको मैंने क्या सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में किया, आसान मैथ के लिए, सिंपल। तो बच्चों से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दैट बिलोंग्स टू फ्रॉम कोलिजन एस्ट्रोनॉमी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, 3 balls A, B and C of masses m, 2m and 2m respectively are placed on a smooth orbital surface. A is initially moving with velocity diameter per second, collides elastically with B, which in turn collides inelastically with C. All collision object का हमको जानना है टाइम velocity of C कितना होगा। देखिए सॉल्यूशन में डायग्राम बनाते हैं, फटाफट देखते हैं क्या है। ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, m मास का पार्टिकल है, इसको जानते हैं कितना, ये अपना m है, ठीक है ना, ये a है, इसका मास कितना m है, और ये मूव कर रहा है b स्पीड से, b कितना हमारा 9 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे क्या अपना एक्चुअली ये जो अपना b है इसका मास कितना है 2m है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हमारा c है, इसका मास कितना है 2m। पहले a और b के बीच में टक्कर होती है, कैसे होती है, परफेक्टली इनलास्टिक, सॉरी परफेक्टली इलास्टिक होती है। पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या होगा, इनकी बात तो बाद में करते हैं, पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो क्या होगा देखिए, जहाँ पर पहले बात करते हैं a और b के बीच में, तो ये हमारा क्या है a वाला, और इसका मास कितना है हमारा m जानते हैं, इसका मास m है और ये b स्पीड से आ रहा है, और कितना है भाई हमारा b है, इसका मास कितना है भाई, इसका मास है 2m। और टक्कर के बाद कहानी क्या होती है, टक्कर के बाद कहानी क्या होती है, ये दोनों जो है तो बात करने के लिए, ये जो है a वाला मान लेते हैं वो मूव कर लेता है b1 से, और ये जो 2m वाला है इसका मास m माइनस 2m, जो b है वो मूव कर लेता है और इसको मान लेते हैं b2 से। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से हम दोनों स्पीड लगा सकते हैं, साथ साथ इलास्टिक कोलिजन है तो वहां से भी कोई क्वेश्चन बनेगी। तो जानते हैं यहाँ पर कि ड्यूरिंग द कोलिजन क्या होगा, इस केस में क्वेश्चन फोर्स लगेगा सिस्टम पर, तो हॉरिजॉन्टल में सिस्टम में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, वी कैन अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन। कितना आएगा, p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल, तो इनिशियल कितना आएगा इसका mv, इसका तो 0 है, mv प्लस 0 को दिखाने में mv प्लस 0 इक्वल टू क्या बनेगा, mv1 प्लस 2mv2, है ना, ये बन जाएगा। कितना आएगा, m से हम हो गया तो अपना v1 प्लस 2v2 इक्वल टू कितना आएगा हमारा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या बनेगा, velocity of separation equal to velocity of approach along LOC, along the line of collision। तो कितनी है, v sap equal to क्या बनेगा भैया, v sap equal to vf। तो velocity of separation कितना है, v2 minus v1 equal to जो approach velocity कितनी होती है v। अभी दो इक्वेशन में तो अननोन है, दोनों को सॉल्व करना है, फटाफट में तो वैल्यू हो जाएगी। देखो हम दोनों को सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, एक बार मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन फिर से लिख रहा हूँ। तो कितना बनेगा, v1 plus 2v2 equal to आ जाएगा v, सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, ये जाएगा v2 minus v1 equal to आगे कितना v, सॉल्व करेंगे यहाँ से कितना आएगा 3v2 equal to कितना आ जाएगा भाई 2v आ जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा v2 equal to कितना आएगा 2v/3। तो मैं v2 की वैल्यू करेगा, तो v2 में क्या, अब v2 उठा के यहाँ रख दो, कितना बनेगा, देखिए आएगा 2v/3, उसको तो ले आओ, v1 यहाँ से कितना आ जाएगा अपना -v/3। मतलब क्या होगा भाई, मतलब ये होगा कि जब यहाँ पर इन दोनों के बीच में टक्कर हुई, तो इन दोनों के बीच में टक्कर के बाद क्या होगा, देखिए देखते हैं यहाँ पर, जो a वाला है, a वाला जो है m मास, ये मूव कर रहा होगा v/3 से पीछे की तरफ माइनस है, और जो b वाला है इसके अगर बात करें तो b वाले का जो मास, इसका मास 2m है, ये मूव कर रहा होगा 2v/3 से, और अब जाके टकराएगा किससे, c से, इसका मास कितना है 2m। तो इन दोनों की बात तो हो गई, अब इन दोनों की बात करते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो कहानी क्या होगी, देखिए यहाँ बनाते हैं भाई, इसको तो आगे दिलाने दो। अभी दोनों क्या होंगे, साथ साथ सेम स्पीड से मूव करेंगे मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो ये बात करें कितना मास आगे, देखिए इन दोनों का, इन दोनों के बाद मोमेंटम कंजर्वेशन। तो आफ्टर टक्कर कहानी क्या होगी, मिलेगी तो यहाँ पर ठीक बना है फाइनल सिचुएशन, ये a है, ये m है, ये जा रहा है v/3 से, और बात करें ये b और c, ये कौन है अपना b और ये c है, इसका मास 2m, इसका मास कितना 2m, 4m हो जाएगा, ऊपर है डैश। इन दोनों के लगा दो मोमेंटम कंजर्वेशन, कितना बनेगा 2m into 2v/3 प्लस इसका तो 0 है, 0 लिखा है, इक्वल टू कितना बनेगा 4m into v डैश।
तो 4n से 4 कितना गया, ये 4 गया हाँ, कितना हो जाएगा v डैश आएगा v/3, v कितना था हमारा 9, कितना आएगा 3 मीटर पर सेकंड। तो फाइनली कितने जा रहे होंगे, v डैश इक्वल टू v/3 से जा रहे होंगे और v वैल्यू पता है आपको कितनी है 9 मीटर पर सेकंड है। तो हमसे बोल रहा है बताइए c की फाइनल वेलोसिटी, c फाइनल वेलोसिटी नहीं आएगी यहाँ पर 3 मीटर पर सेकंड। मतलब एक्चुअली क्या होगा आफ्टर कोलिजन, एक्चुअली कहानी क्या होगी भाई कि ये फाइनली ये वाला 3 मीटर से पीछे जा रहा होगा और ये वाला जो है 3 वाले से दोनों साथ साथ आगे जा रहे होंगे। तो आंसर क्या आएगा इस केस में, लेट्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए बच्चों से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा ये एक्चुअली जो है ये भी जे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है एक्चुअली। ये आज में इस पेपर में से 2 क्वेश्चन मिले जो जे एडवांस में पहले आ चुके हैं। लेकिन है बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, टू प्रिज्म P1 P2 whose relative index as a function of wavelength r lambda r mu1 mu2। तो हमें 2 प्रिज्म दे रखे हैं, इनका ये हमको एक्चुअली ये इनका जो relative index है वो लैम्डा की तरह से वेरी कर रहा है। कौन सी कौन रखा है, mu इक्वल टू a प्लस d बाय लैम्डा का उस तरह से वेरी कर रहा है। mu1 हमें दे रखा है इस वाले का, mu2 हमें दे रखा है इस वाले का। फाइंड लैम्डा फॉर व्हिच व्हेन P1 and P2 आर पुट टुगेदर, ये दोनों प्रिज्म इन दोनों को साथ साथ रखते हैं तो जो लाइट रे है वो क्या है बिना डेविएशन put together then no deviation of light ray that happened on the convex surface। तो अगर हम दोनों साथ साथ रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जिसकी लाइट रे क्या सीधा है इन दोनों सरफेस पे क्या हो डेविएट ना हो। बहुत आसान। अगर यहाँ पर लाइट रे डेविएट नहीं होगी मतलब दोनों का वजन कम ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी तो डेविएट नहीं होगी। तो इस केस में कहानी क्या होनी चाहिए भाई mu1 इक्वल टू mu2। इट्स सो सिंपल। कितना होना चाहिए भाई, यहाँ देखता हूँ mu1 इक्वल टू कितना होना चाहिए भाई mu2 होना चाहिए। तो mu1 और mu2 बराबर कर दो, कितना बनेगा 1.2, कितना देगा तभी तो डेविएशन नहीं होगा 1.2 प्लस कितना आएगा 10.8 into 10 to the power minus 14 divided by lambda का स्क्वायर, that should be equal to what 1.45 प्लस कितना आएगा 1.8 into 10 to the power minus 14 divided by कितना आएगा lambda का स्क्वायर। हाँ भाई इसको देखो कितना आएगा, इसको देखो कराओगे इन दोनों से सब्ट्रैक्ट हो कितना आएगा 9 into 10 to the power minus 14 divided by lambda का स्क्वायर, इधर जाएगा कितना आएगा 0.25। सिंपल ना, सॉल्व करिए। तब मैं देखिए ये आगे आगे बात करें लैम्डा को उसको ले आते हैं ऊपर ले आते हैं, कितना आएगा लैम्डा स्क्वायर को कितना आएगा ये बनेगा 1/4, इससे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 9 into 4 into 10 to the power minus 14। तो लैम्डा यहाँ से कितना आएगा 6 into 10 to the power minus 7 मीटर। तो ये हमारा क्या है लैम्डा की वैल्यू आ गई। इस लैम्डा के लिए कहानी क्या होगी भाई जो है यूनाइटेड मेरे पास मुझसे बोल रहा है नैनोमीटर यहाँ से देना है। तो नैनोमीटर क्या बनेगा भाई देखो कितना है यहाँ पर 10 टू पावर अगर लिखा जाए लैम्डा इक्वल टू कितना बनेगा, समझ सकते हैं 6 into 10 टू पावर 2 into 10 टू पावर माइनस 9। तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर ये बनेगा 600, लैम्डा आएगा हमारा 600 नैनोमीटर। तो आंसर क्या बनेगा इस केस में दैट बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें जीके एडवांस में आने का है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसके आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा केटीजी से करंट फ्लो गैसेस क्या बोल रहा है, प्रेशर ऑफ मोर टॉपिक गैस इन कंटेनर्स कितना है 2 एटमॉस्फेयर है और एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना है इस 2 × 10⁻⁹ जूल है। मॉलिक्यूल ऑफ गैस कितना 1 लीटर बताना है, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इन अ कंटेनर। तो बात में एक कंटेनर है, कंटेनर में हमको प्रेशर में रखा है और सॉरी और बात में वॉल्यूम रखा है। तो कहानी क्या है देखिए हम जानते हैं अगर यहाँ पे कोई गैस कैसी मोनोटॉम है तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से मान लेते गैस का टेम्परेचर T है तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम से गैस से जो होती है एनर्जी अटैक उसमें कितने 1/2 kT और मोनोटॉम के लिए कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 3/3 होगी। तो जो एनर्जी यहाँ पे कितनी है वो 3/2 kT है गैस किसी एक मॉलिक्यूल की। तो पर मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है 3/2 kT जो किसके बराबर है 2 × 10⁻⁹ जूल के बराबर है। एक बात तो हमसे बोला है हमें बताने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने प्रेडेटर लेके जाते हैं। हमने गैस के लिए क्या आइडियल गैस फॉर्मूला लगे होते हैं PV = आएगा nRT है ना। R को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम जानते हैं जो यहाँ पर होता है क्या होता है K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है R/NA ठीक है। R को हम कहते हैं K × NA। तो PV = कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे आ जाएगा N × R लेगा K × NA × और बात करें यहाँ देख कहानी क्या लिखा हुआ है सिर्फ NA × ये क्या लिखा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 मोल लिखा टोटल नंबर ऑफ मोल, तो लिखा टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो
पीवी इक्वल टू कितना लेंगे यहाँ से, हम जाएगा कैपिटल एन इंटू के इंटू टी। अच्छा के टी इक्वल टू मैं यहाँ पर से कॉपी हूँ, देखिए टी पता है, वी पता है और के टी वैल्यू पता है हमको कि इस टेम्परेचर पर इस टेम्परेचर पर क्या जो कितना टेम्परेचर होगा जिससे कि जो गैस के मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है कितनी है 2 है, तो बस उसी की कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी आती है। तो P कितना देख लेते हैं, P हमारा है 2 एटमॉस्फेयर 2 × 10⁵ मीटर स्क्वायर पास्कल, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर × 10⁻³ मीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम, n हमें पता करना है और kT की बात करते हैं, kT कितना बनेगी 2/3 तो बोले कितना है, तो आएगा 4/3 kT को उठा लो, 4/3 × 10 कितना आएगा -9। सिंपल सॉल्व करना है, देखिए कितना आएगा 2 कैंसिल होने के बाद और यहाँ पे बनेगा 10⁻², एंड यहाँ से कितना आएगा 3/2 × 10⁻11। These are the total number of molecules present in the container। तो सिंपल क्वेश्चन थी क्या, सिंपल हमने क्या किया भाई, पीवी इक्वल टू एनआरटी में लगाना था, हमने तो किसके फॉर्म में लगाया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, टी पता है, वी पता है, और यहाँ पे बात करें जो टेम्परेचर जो है किसके टर्म पता है, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो हमने केटी को उठा के यहाँ से रख दी सिंपल, हम एन मिल जाएंगे। आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, इसका मैं बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा वो क्या, मोशन ऑफ ग्रेविटी से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिलोंग्स टू काइनेमैटिक्स एक्टिविटी। क्या बोल रहा है, a particle is rotated with certain velocity to reach height h, find the ratio of times when the particle is h/3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, हमने क्या ग्राउंड से क्या किया, यहाँ से ग्राउंड से एक पार्टिकल उठा 20 फीट से किया दूसरा फेंका है, इससे ये पार्टिकल जो है कहाँ तक h हाइट तक जा सकता है, जाएगा इस पर लौट वापस भी आएगा ना, तो मैं इसको कैसे ऐसे बनाना पड़ेगा, तुम्हें बताना है केस में जाता है उस पर लौट वापस भी आता है, तो मुझे पूछ रहा है इसको बताइए कि भाई जब ये h/3 की हाइट पर आएगा, एक बार जाते वक्त और एक बार क्या होगा आते वक्त, जब ये जा रहा होगा यहाँ पर और जब ये आ रहा होगा, तो जब ये h/3 की हाइट पर आएगा जाते वक्त टाइम लेस पर लगा टाइम t1, आते वक्त टाइम लगेगा कितना t2। तो हमसे बोल रहा है इसमें देखिए t1/t2 क्या, t2/t1 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, टाइम का रेशियो कितना होगा, बहुत आसान है। तो अगर बात करें यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है, भाई v तो कितना √2gh होगा, क्योंकि मैक्सिमम h हाइट जा सकता है, सिंपल क्या है, तो भाई इक्वेशन ऑफ मोशन कितना लेंगे, देखिए यहाँ पर s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर, ऊपर की तरफ डिस्टेंस अगेंस्ट पॉजिटिव कितना है, s इक्वल टू आएगा ut प्लस हाफ t स्क्वायर, s कितना है भाई h/3, u कितना है √2gh, हमने इसको इतनी स्पीड से फेंका है कि कहाँ तक जा सकता है, u कौन से बात है, ये u है ना, u कितना है √2gh कौन से बात है ना, इनटू t प्लस हाफ a कितना है, ये है हमारा -g, नीचे की तरफ टी का स्क्वायर, ये टी की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनेगी, यहाँ से टी की दो वैल्यू आएगी, उनका रेशियो निकालना है, सिंपल में मैथ करनी है, थोड़ी सी फटाफट मैथ कर लेते हैं, देखिए आसानी से जाएगा। क्या बोला इसके एक काम करते हैं, एक्चुअली इसको जाते हैं इधर तरफ, क्या करना है, इसको जाते हैं इधर, तब जाएगा कितना जाएगा हमारा, ये जाएगा 1/2gt स्क्वायर, gt स्क्वायर बाई 2 से लिखते हैं, ये जाएगा प्लस में, इधर जाएगा कितना आएगा, ये आएगा माइनस में √2gh इंटू टी और प्लस है h/3 इक्वल टू कितना है 0, और एक काम करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, कितना हो जाएगा gt स्क्वायर माइनस 2√2gh कितना हो जाएगा प्लस ऑफ 2। तो ये है एक्चुअली क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करना है, हमें t निकालनी है, कितना हो जाएगा t इक्वल टू -b माइनस कितना है, ये -b 2√2gh प्लस -b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा, ये आएगा हमारा b स्क्वायर कितना बनेगा 2 2 4 8gh माइनस 4ac, 4 कितना बनेगा 4 दे रहा, 4 इंटू 4 इंटू a इंटू c 4gh हो जाएगा 2 8 4 8gh/3, रूट के अंदर ही रहेगा बाई 2। देखिए कितना बनेगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ सिंपल, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, t अपना आ गया यहाँ से, ये आ गया 2√2gh, ये बनेगा 24 माइनस 8 बनेगा 16, तो कितना है 16, कितना बनेगा 2√2gh, सिंपल मैथ सॉल्व करता हूँ, t इक्वल टू कितना है 2√2gh प्लस माइनस कितना बनेगा √4, कितना बनेगा हमारा रूट ऑफ 16gh, 4 बार देगा 4 रूट के अंदर gh/3, सिंपल मैथ है, कितना हो गया 2g। तो इसको सॉल्व और अच्छे सिंपलीफाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है, कौन सी बात है, एक पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू,
तो मैं काम करता हूँ रूट जी बाहर कर देता हूँ, सिंपल मैथ करके फटाफट दे रहा और जी से बाहर निकालते हैं, टू छोड़ा देते हैं, टू छोड़ाएंगे कितना बनेगा, देखिए टू से हो जाएगा तो बनेगा ये टू, ये हो जाएगा टू, यहाँ का टू गया, यहाँ का टू बचेगा। रूट जी बाहर निकाल लेते हैं, रूट जी बाहर निकालने कितना बनेगा, देखिए बन गया रूट टू, है रूट टू प्लस कितना बन गया, टू बाई रूट थ्री। मैथ बात देख लीजिएगा, ठीक है सिंपल बन जाएगा भाई, प्लस माइनस सिंपल है। और नीचे कितना है बच्चों, नीचे आ गया अपना, नीचे आ गया अपना जी, तो नीचे जी आएगा सॉल्व करेंगे तो क्या ये हो जाएगा, करेंगे ये अगर रूट टू एच अपॉन जी, मैं ये पे सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब ये तो दिखा एक बार, तो मैं ये पे सॉल्व कर दिया साथ में, तो ये हमारा आ गया है टी। ओके, और अच्छे सॉल्व करना है क्या, और से सॉल्व करना है, काम करो भाई, और इसमें रूट थ्री को ऊपर ले आओ तो मिलेगा रूट सिक्स, मैं इसी में कर रहा हूँ मैथ, ठीक ना। और कितना है रूट सिक्स प्लस टू बाई रूट थ्री, ये आ गया हमारा प्लस माइनस मिलेगा तो ये है टी। तो देखिए टी वन कितना बनेगा, लिखूँ मैं यहाँ पर टू रूट एच अपॉन जी रूट सिक्स प्लस टू बाई रूट थ्री, तो यहाँ पे आप चाहे थ्री को अंदर लिख दो, है ना, और टी टू कितना बनेगा, ये देखो यहाँ पर कितना बनेगा, टू एच बाई थ्री जी रूट सिक्स माइनस। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें टी वन बाई टी टू तो कितना हो जाएगा, देखिए बच्चों टी वन बाई टी टू क्या हो जाएगा, बनेगा रूट सिक्स प्लस टू डिवाइड बाई रूट सिक्स माइनस टू। और इसको और सॉल्व किया जाए फर्दर तो कितना बनेगा, टी वन बाई टी टू कितना आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा रूट थ्री प्लस रूट टू डिवाइड बाई रूट थ्री माइनस टू। सिंपल मैथ और कुछ नहीं है ना, क्वेश्चन नहीं खत्म हो गया, नहीं खत्म हो गया, सिंपल प्रॉब्लम पूरी मैथ ही की है। तो कितना है टी वन बाई टू रूट थ्री प्लस रूट टू बाई रूट थ्री माइनस रूट टू माइनस हो जाएगा इस केस में डी। सो डी इज एक्चुअली क्या करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, हमने बस ये कुछ नहीं किया, सिंपल क्या किया है, बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, इसके बाद सब कुछ सॉल्व किया। तो इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दैट जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बिलोंग्स टू एक्चुअली न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, a body takes 4 minutes to cool from 61 to 59 degrees Celsius if the temperature of surrounding is 30 degrees Celsius. Find a time taken by the body to cool from 51 to 49 degrees. बहुत ही आसान है, कैसे सिंपल तरीका देखिए, हम जानते हैं बात करें यहाँ पर न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग से, तो माइनस dt by dt is equal to कितना बनेगा, the rate of fall of temperature k डेल्टा t। तो यहाँ पर क्या है, जो माइनस dt क्या है, कितना टेम्परेचर में चेंज आया, देखिए अगर बात करें तो माइनस 61 से 59 कितना बनेगा 59 t फाइनल माइनस t इनिशियल 59 माइनस 61 डिवाइड बाय टाइम में चेंज कितना रहेगा, टाइम मिलेगा 4 मिनट, कितना यहाँ पर 4 मिनट है, इक्वल टू के जो है हमारा कांस्टेंट डेल्टा टी क्या है लिखे यहाँ पर, क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। और बात करें बॉडी का जो टेम्परेचर वो बदल रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, इसका एवरेज 59 प्लस 61 बाय 2 कितना रहेगा हमारा ये 120 जगह 60, तो कितना बनेगा, देखिए बॉडी का एवरेज टेम्परेचर माइनस ये है एक्चुअली हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो पानी का वजह क्या जाएगा, ये बनेगा एक्चुअली 2/4 मिनट है ना, 2/4 मिनट इक्वल टू कितना रहेगा हमारा k इनटू आ जाएगा 30। तो इक्वेशन नंबर 1 हमसे बोल रहा है बताना हमको टेम्परेचर कितना रहेगा, कितना टाइम लगेगा बॉडी को, जब बॉडी 51 से कहा जाएगी 49, तो मान लेते हैं टी टाइम लगेगा, कितना लगेगा देखिए इसी क्वेश्चन लगा देते हैं यहाँ पर, इसी क्वेश्चन में माइनस टी फाइनल माइनस टी इनिशियल 49 माइनस 51 डिवाइड बाय लगा टाइम मान लीजिए 3 मिनट इक्वल टू कितना लगेगा k इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना आएगा देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, डेल्टा टी का बॉडी का टेम्परेचर कितना आएगा 51 प्लस 49/2 50 आ जाएगा, तो 50 माइनस सराउंडिंग कितना है 30, सॉल्व करने जाएगा 2/t मिनट है ना, 2/t मिनट है, इसके बाद आएगा 20 मिनट इक्वल टू कितना आएगा k इनटू 20। क्वेश्चन नंबर कितना है, अब देखिए एक्चुअली बात में यहाँ दोनों से क्या है k क्यों निकाल के बराबर कर दीजिए, तो k के बराबर कितना आएगा देखिए आएगा 2/4 इनटू 30, 2/4 30 कितना तो डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, सेम ही आएगा सेम 2/4 30 इक्वल टू कितना बनेगा, ये आएगा कितना 2/t इनटू 20। ध्यान दीजिए t किसमें आएगा मिनट में आएगा, ये गया और ये गया, ठीक है ये इससे कैंसिल हो गया, तो t यहाँ से कितना है देखिए जो t यहाँ से कितना आएगा कैंसिल है
तो ये यहाँ से 6 मिनट टाइम कितना जाएगा मुझे 30 मिनट में, तो वहाँ से कम जाएगा 6 मिनट। ठीक है, टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कूल फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 49 कितना आएगा हमारा 6 मिनट, तो वहाँ से कम जाएगा ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसके ये ऐसा क्वेश्चन हमने 20 जुलाई के शिफ्ट 1 में भी आया था, है ना, तो सेम क्वेश्चन इसी तरह का था। तो इस तरह क्वेश्चन क्या आते रहते हैं जेईई के पेपर में, तो उसको आप एक बार पढ़िए जरूर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए बच्चों पढ़ते हैं। इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, दैट बिलोंग्स टू योर वेव, और क्या बोल रहा है, द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द टेस्टेड वाटर इज 81, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इट विल बी। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारा ये वेव से हम जानते हैं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालने से मीडियम में कितनी होगी, इज इक्वल टू c डिवाइड बाय रूट के अंदर म्यू r एप्सिलॉन। हमें रिलेटिव परमिटिविटी देखी कितनी 81, और जो इसमें रिलेटिव परमिटिविटी आएगी कितनी है इस मीडियम के लिए 1 आएगी, तो v कितना आएगा इसके लिए देखिए c 3 × 10⁸ डिवाइड बाय लिखे यहाँ पर, तो कितना मतलब ये आ जाएगा हमारा 1, कितना आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा 81, तो v की वैल्यू कितनी है इसके लिए यहाँ पर कितना आएगा 3 × 10⁸ डिवाइड बाय कितना बनेगा 9, तो यहाँ 1/3, तो v अगर कितना यहाँ से लिखा है तो कितना बनेगा हमारा 10/3, 3.33 × 10⁻⁷ कितना बनेगा 7 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी, जो कि हमने देखी कहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी हो जाएगी कितना आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दैट बिलोंग्स टू एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट रीडिंग, हमसे क्या बोल रहा है, a conductor is shown in the diagram which of the following option is correct as we move from end A to end B। बहुत आसान क्वेश्चन है ये हमें रखा है पर एक कंडक्टर दे रखा है, इसकी जोड़ी स्क्वायर की और ये घटती है, बहुत ही आसान क्वेश्चन क्लास में कराते हैं। एल इज कंडक्टर है, हमने यहाँ दो नंबर जोड़ रखी हमने बैटरी, इसे बोलना है भाई ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी, जैसे हम एसी केबल पढ़ेंगे, बढ़ेगी घटेगी, इलेक्ट्रिक करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, और क्या बात में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पड़ेगा। तो हम नहीं जानते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट तो क्या है, वो तो सेम ही रहेगी ना, जितनी करंट यहाँ से पास होगी उतनी करंट अगला सेक्शन से पास हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक करंट वो तो क्या रहेगी, वो तो कांस्टेंट रहने वाली है। और हम जानते हैं I इक्वल टू कितना होता है NEAV, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू एनी क्रॉस एरिया, वो तो सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट वॉल्यूम, वो इसकी प्रॉपर्टी है वो भी सेम रहेगी हर जगह। E है चार्ज इलेक्ट्रॉन, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे A की वैल्यू घटती जाएगी, ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। As you move from A to B, as you move from A to B, drift speed will be what? A will decrease, so drift speed जो है वो क्या होगी, बढ़ती है। तो हमारा A तो यहाँ पे क्या है, करेक्ट एकदम सब, तो हमें आंसर मिल गया। वैसे एक बार बट क्या है, सभी को चेक कर लेते हैं। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज, तो गलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, J इक्वल टू जानते हैं क्या होता है, सिग्मा E into E, J इक्वल टू कितना, सिग्मा E। तो अगर बात करें जैसे सब आगे बढ़ते होगे, इलेक्ट्रिक करंट तो कांस्टेंट है, एरिया घटने की वजह से क्या होगा, J की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और J इक्वल टू कितना I/A, करंट डेंसिटी बढ़ेगी तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ये भी हमारा गलत है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इसके इसमें A, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही स्टैंडर्ड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट बिलोंग्स टू एक्चुअली LR सर्किट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि इनिशियली द स्विच वाज कनेक्टेड टू द पॉइंट 1 फॉर लॉन्ग टाइम, और एंड देन आफ्टर द स्विच शिफ्टेड टू पॉइंट 2। तो हमें ये क्या रखा है इसमें LR सर्किट रखा है, और यहाँ पे जो है रजिस्टर, मतलब बोला है जो स्विच है 0.3 से यहाँ पे 0.1 पे कनेक्टेड था लॉन्ग टाइम तक। इसके बाद हम सडनली क्या करते हैं, इसको 0.2 पर करते हैं शिफ्ट। तो हमसे बोल रहा है सडनली 0.2 पे शिफ्ट करने वाला फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जस्ट आफ्टर द स्विच हैज बीन शिफ्टेड। जस्ट जैसे हम स्विच को शिफ्ट करेंगे तो बताना है इंडक्टर का अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन देखिए। तो हम बात करते हैं सिम करते हैं उसको लॉन्ग टाइम के लिए, हमने इसको रखा है कनेक्ट। लॉन्ग टाइम के लिए कहानी क्या हो जाएगी भाई, इस सर्किट में एक जो है करंट एस्टेब्लिश हो जाएगी, और ये जो होगा करंट को अपोज नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा, सिंगल वायर की तरह बिहेव करेगा। इसमें जो करंट फ्लो करेगी लॉन्ग टाइम बाद, कहानी क्या आएगी लिखी जाए यहाँ पर, जो करंट फ्लो करेगी ऐसे, इसलिए जो आई फ्लो करेगी, आई की वैल्यू देखिए V/R, क्योंकि वैसे भी अब तो सिंगल वायर बन जाएगा V/R। तो कितना रहेगा हमारे यहाँ पे दैट 6 वोल्टेज डिवाइड बाय रहेगा 6 ओम रहेगा, ऐसे रहेगा 1 एम्पीयर। तो सर्किट में करंट फ्लो करेगी कितनी होगी, 1 एम्पीयर। अब कहानी क्या होती है, हम अचानक से इस स्विच को शिफ्ट करते हैं यहाँ पर 2 पर। तो जैसे हम स्विच को शिफ्ट 2 पर करेंगे, देखो यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ कहानी क्या बनेगी। बैटरी नापते हैं यहाँ पे, तो सर्किट नापते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल नापते हैं। ये हमारा 10 वोल्ट की बैटरी है, कितनी भी है 6 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ लगा हमारा कितना 6 ओम, और ये हमारा 1 और ये हमारा 3 तो बनाया था, और ये हमारा लगा है इंडक्टर।
ये हमारा 1, ये हमारा 3, ये रहेगा 2। जैसे ही इसको क्या करेंगे यहाँ पर उसको क्लोज कर शिफ्ट को शिफ्ट करेंगे। जी होता क्या एक्चुअली अभी तक तो क्लोज था ऐसे। तो इंडक्टर में जो क्या है कि अगर आप इंडक्टर वाले ब्रांच में कोई भी चेंज करते हो तो इंडक्टर के थ्रू जो क्या फ्लक्स है वो इंस्टेंट चेंज होता नहीं है। और फ्लक्स कितना था 5 L × I। तो यहाँ पे इसका इंडक्टेंस तो L तो फिक्स ही है, बट इसमें जो करंट होगी वो इंस्टेंटेनियसली तुरंत चेंज होने वाली है नहीं। तो जैसे ही आप क्या करोगे इसको शिफ्ट करोगे 3 से 2 पे, तो सर्किट में अभी भी जो करंट क्या होगी सेम करंट ही फ्लो कर रही है कि ये करंट क्या पहले फ्लो कर रही थी। आई करंट अभी क्या होगी इसमें ऐसे ही फ्लो कर रही होगी। कौन सी करंट आई जो क्या है सर्किट को शिफ्ट करने के जस्ट पहले फ्लो कर रही थी वही करंट अभी फ्लो कर रही होगी। अब ये क्या होगा धीरे धीरे यहाँ पर इस सर्किट में डिस्चार्ज होना ये शुरू हो जाएगा। हमसे बोल रहा है इसके बताइए इसके क्रॉस कितना वोल्टेज होगा। तो जब डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा इसके क्रॉस आएगा। तो मैं बोलूँ इस पॉइंट इसको बोलता हूँ पॉइंट ए, इसको बोलता हूँ पॉइंट बी। ए वाला है तो बी वाला लोअर पे, तो इसके क्रॉस जो ड्रॉप है वही ड्रॉप इसके क्रॉस भी है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर क्या आएगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर अगर लिखा जाए तो वो होगा बच्चों कितना VA माइनस VB इक्वल टू IR। VA माइनस VB इक्वल टू होगा IR। I कितना है हमारा अभी भी कितना है इसमें 1 एम्पीयर, क्योंकि फ्लक्स सोर्सेज होगा नहीं तो I सेम रहेगा। कितना हो जाएगा हमारा दैट IR कितना है I into R। I कितना है 1 into R कितना है 3 ओम, कितना आएगा 3 वोल्ट। जस्ट आफ्टर we close the switch or just after we actually shift the switch from point 1 to point 2, the voltage difference across the inductor is nothing but 3 volt। तो हमारा एक्चुअली ये एक इंटीग्रेटेड टाइप क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों ये ना। इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसमें देखिए ये हमारा एक LR सर्किट का बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एक्चुअली सिंपल बेसिक AC का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है इन LR AC सर्किट इंडक्टर से मैंने लिखा कितना 0.07 हेनरी और R रखा अपने को यहाँ पर 12 ओम। The AC supply across LR circuit is of 220 volt and 50 hertz is acting while the current in circuit। कौन से वाला करंट मतलब मुझे बात कर रहा है RMS करंट के बारे में। तो क्या बोलेंगे देखिए जो हमारा LR सर्किट में ये हमारा क्या इंडक्टर है और यहाँ पर लगा है ये रेजिस्टर, हम यहाँ लगा रखिए AC सप्लाई। तो अगर बात करें यहाँ पर इंडक्टर L कितना है हमारा, ये है हमारा 0.07 हेनरी और R हमारा कितना यहाँ पर है 12 ओम है और वोल्टेज सप्लाई कितनी 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। तो हम बात करें इस केस में देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पर बनाते हैं यहाँ पर जो भी करंट फ्लो करेगी आई, तो जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर रहेगा वो कॉमन सी बात है करंट अक्रॉस क्या होगा सेम फेस में होगा। तो ये हमारा वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है और करंट जो होगी करंट भी क्या होगी इसी फेस में होगी। कॉमन सी बात है करंट इसी फेस में होगी। और अगर बात करें यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर जो होता है हम जानते हैं वो क्या होता है करंट से 5/2 फेज आगे होता है। तो ये हमारा एक्सल है इसमें मतलब ओमेगा है, दिस इज ओमेगा है। और जो नेट करंट आएगी जो नेट वोल्टेज आएगा कॉमन सी बात ये हमारा नेट वोल्टेज का फेजर, ये हमारा नेट वोल्टेज का फेजर है। और करंट से क्या है इस केस में करंट से मान लीजिए बच्चों ये 5 फेज आ रही है, ये किसका फेजर है R का फेजर है और इसे अपनी करंट का फेजर से ठीक है। इस केस में जो वोल्ट है वो वोल्टेज जो है करंट से 5 फेज आगे है। हम बात करें यहाँ पर I कितना बनेगा देखिए I RMS वैसे लाइन लिखा जा सकता है कितना हो जाएगा B RMS डिवाइड बाय कितना हो जाएगा Z। और Z कितना है हमारे इस केस में B RMS हमारा कितना है 220 और Z कितना बनेगा ओमेगा L का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा R का स्क्वायर। अगर आप करंट की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू निकाला जाए तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितनी आती वजह लिखा है तो कितना आएगा I0 और I0 और कितना आएगा स्पेस में अगर वोल्टेज सप्लाई की फेज है उससे 5 फेज पीछे आएगा। अगर मैं हमें बात करनी IRMS की तो हम क्या निकालते हैं IRMS देखिए इनको करते हैं कितना बनेगा देखिए ओमेगा L और R। तो एक बार मैं करता हूँ लिखता हूँ ओमेगा की वैल्यू कितना बनेगा साइड करते हैं ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा L कितना बनेगा ओमेगा कितना 2 पाई f ओमेगा कितना है 2 पाई इनटू f कितना है हमारा 50 ओमेगा कितना 100 पाई 100 पाई और f कितना भैया ओमेगा 2 पाई f हो गया। तो अब मैं बात करता हूँ ओमेगा L के बारे में। तो ओमेगा L कितना बनेगा भैया ये 100 पाई इनटू L कितना है 0.07 इसे देखो बाइक के साथ इनटू कितना है 0.007 तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ओमेगा जो है हमारा कितना है जाएगा 22 ओम और R कितना हमारा 12 ओम है। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं तो IRMS कितना आ जाएगा हमारे इस केस में
220 डिवाइड बाई कितना बनेगा, देखिए यहाँ पर ये वाला बनेगा। इस केस में इसको वैल्यू पुट करते हैं, कितना बनेगा, याद आएगा हमारा 22 का स्क्वायर प्लस 12 उसको तो सॉल्व करेगा लगभग क्या है 25 के आसपास आता है ना। सिंपल कैलकुलेशन है। आई आर कितना बनेगा 220 डिवाइड बाई कितना रहेगा 25, तो सॉल्व करेंगे कितना रहेगा, इसके मतलब 8.88 एम्पीयर है ना, 8.8 एम्पीयर आता है, इसलिए 8.8 एम्पीयर आता है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा इस केस में, दैट बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल हमने कुछ नहीं किया यहाँ पर, आई आर में सिंपल किया या इनका जेड सिंपल यहाँ पर करना सॉल्व किया। ये था बच्चों हमारा क्या क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 22 इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है यहाँ पर, फॉर रिसाइक्लिंग प्रोसेस शोन इन द फिगर फॉर एवी प्रोसेस टेंपरेचर इज क्या है T1 एंड फॉर द CD प्रोसेस टेंपरेचर इज क्या है व्हाट T2। A B B C C D प्रोसेस लिखा हुआ है, A B ग्रेड में T1 है, C D ग्रेड में हमारा T2 है। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोसेस क्या बोलते हैं WAB इक्वल टू WCD। ठीक है, बात करें यहाँ से A से B तक जाने में इम्पोर्टेंट, तो क्या इस वाले पार्ट का एरिया अंडर का ये ऐसा ग्राफ कहाँ का आता है, याद होगा कॉर्नर इंडिया से ग्राफ आता है। यहाँ बोलते नहीं ये होता है हमारा आइसोथर्मल और ये हमारे क्या होते हैं एडियाबैटिक। यहाँ तो बात करते बोल रहे हैं हमें तो बहुत ही आसान से पार्ट चेक करना है भाई इस केस में कि कौन सा वर्क किसका हमें वर्क करना है कंपेरिजन। तो वर्क डन गो फ्रॉम A टू B, वर्क डन गो फ्रॉम A टू B क्या होगा, इस वाले पार्ट के नीचे का एरिया, इस वाले पार्ट के नीचे का एरिया, यहाँ तक नीचे का एरिया पूरा ये वाला एरिया होगा ना, ये वाला एरिया और टेकन एज कांस्टेंट। और वर्क डन टू गो फ्रॉम अगर बात करें यहाँ पर C टू D जो आएगा, अगर बात करें C टू D तो कहानी क्या हो जाएगी इस केस में, देखिएगा वर्क डन टू गो फ्रॉम C टू D क्या आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, कौन सी बात है। तो हमसे क्या बोल रहा है इस केस में, देखिए बात की जाए तो ये दोनों की क्या है यहाँ पर क्या पहली बात दोनों तो इक्वल नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, बोला A टू D में जो बॉर्डर है, A टू D में जो बॉर्डर है और B टू C में जो बॉर्डर है वो दोनों बॉर्डर क्या होंगे यहाँ पर सेम होंगे। देखिए वैसा आपको बताना चाहूँगा इस केस में A टू C और B टू D में जो बॉर्डर है, मान लीजिए आपने बात करते हैं इस केस में ये जो हमारा क्या है, ये हमारा जो है एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो उसके लिए जो कहानी क्या है भाई, यहाँ पर जो है एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है गामा है। तो कहानी क्या बनेगी देखिए, बात करते हैं वर्डन के बारे में। तो वर्डन क्या होता है लिखते हैं यहाँ पर कितना वर्डन आता है हमारा कितना n r डेल्टा t। अब कहाँ से कहाँ से A टू D में आ रहे हैं, n r डेल्टा t भाई कितना है 1 माइनस काम ठीक हो जाएगा नहीं, n r डेल्टा t 1 माइनस काम वर्डन टू गो फ्रॉम A टू कितना है A टू T और वर्डन टू गो फ्रॉम B टू C क्या आएगा यहाँ पर देखिए डेल्टा t का क्या बनेगा इस केस में T1 माइनस T2 A टू D के लिए n r डेल्टा t 1 माइनस गामा और ऐसे के बाद में B टू C लेके तब बनेगा हमारा यहाँ पर n r डेल्टा t बाई 1 माइनस। तो इन दोनों पार्ट के लिए बात करें अगर पे क्या है, अगर ये एक्चुअली क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस देन ऑनली हो सकते हैं क्या है इन दोनों के वजन सेम होगा, अगर एडियाबैटिक नहीं हुआ तो उनके वजन सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। चलिए फिर आता हूँ, यदि एडियाबैटिक होते हैं तो उनके वजन सेम होगा। ओके, अब से क्या है सी में क्या बोला WAB प्लस WCD की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है। तो मैं इस पूरी साइक्लिक प्रोसेस की बात करूँ, देखिए पूरी साइक्लिक प्रोसेस की कहानी क्या बन जाएगी इस पूरी साइक्लिक प्रोसेस के लिए इसके जो बर्डन है प्लस इसमें अगर बात करते हैं लगाते हैं तो पूरी साइक्लिक प्रोसेस के लिए कहानी क्या बोलेगा। तो वर्डन टू गो फ्रॉम A टू B, वर्डन टू गो फ्रॉम B टू C प्लस C टू D प्लस D टू B, इसको क्या आएगा इस केस में ये नंबर कैसा आएगा, दैट विल बी पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव क्यों आएगा इस केस में, क्योंकि इस केस में कहानी ये है भाई कि तो वर्डन मेजर साइकिल वो क्या है फ्रीक्वेंट सिस्टम है, अगर लगाते हैं पूरे प्रोसेस के लिए कि यहाँ पर इंटरलेशन में चेंज। तो देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पर W प्लस वर्डन टू गो फ्रॉम A टू B प्लस वर्डन टू गो फ्रॉम C टू D, दोनों को मैं साथ लिख देता हूँ। और B टू C में कितना वर्डन आएगा, अगर B टू C में बात की जाए यहाँ पर तो कहानी क्या बन जाएगी यहाँ पर देखिए B टू C में कितना वर्डन आएगा हमारे इस केस में B टू C में आएगा, अगर मैं मानता हूँ यहाँ पे कहानी क्या है n r डेल्टा t बाई n r डेल्टा t बाई 1 माइनस गामा है ना। और इस केस में क्या आएगा प्लस यहाँ से हट जाएंगे और अगर बात करें T टू A में तो ये n r डेल्टा t नेगेटिव आ जाएगा बाई 1 माइनस गामा विद माइनस है ना, दैट इज ग्रेटर देन 0। तो ये कैसे रहेगा और ये नंबर कितना है 0।
तो एक्चुअली क्या है यहाँ पर जो है आई थिंक मैंने ऑप्शन में जो है कुछ एक पार्ट मिस कर दिया, यहाँ पे इनइक्वालिटी लिखी हुई है एक्चुअली ना, यहाँ पर क्या अदरवाइज तो दो ऑप्शन आएंगे, यहाँ पे इनइक्वालिटी लिखी ऑप्शन में एक्चुअली इस वजह से क्या है दो ऑप्शन आते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे इनइक्वालिटी लिखी दोनों बराबर होंगे, तो दोनों बराबर है तो हमारा जो आंसर बन जाएगा क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल पार्ट है एक्चुअली, यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन में लिखी थी इनइक्वालिटी, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसके बच्चों, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक्चुअली क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दैट बिलोंग्स टू एक्चुअली वेक्टर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेक्टर का क्या बोल रहा है, एसेशन रीजन क्या बोल रहा है, हमको एसेशन दे रखा है, यहाँ पे डायग्राम दिखा है कि हमें एक ये देखा है सेमी सर्कल, बोल रहा है ए और बी सी और डी है, हमें पॉइंट ओ दे रखा है, ये ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और बी सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है और सी डी का जो मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, दिस गिवन टू अस। तो हम बता रहे हैं हमको दे रखा है एसेशन में ए बी प्लस ए सी डी इक्वल टू दिस नंबर, और यहाँ पर रीजन में देखा हमने बाकी भी करते हैं, यहाँ पर देखा कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, सीधे बनाते हैं, सिंपल है कैसे करेंगे। यहाँ बराबर ये है अपना क्या है, इसी को द्वारा बनाते हैं, ये ओ है, ये अपना कितना है ए है, और ये कितना है अपना ये अपना टी। यहाँ पर हमसे बोल रहा है इस केस में यहाँ केवल एक पॉइंट बी है, यहाँ पे एक पॉइंट सी है। ए बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये वाला जो लेंथ है, ये लेंथ ना, ये लेंथ जो है और ये लेंथ आपस में, और ये तीनों लेंथ आपस में क्या इक्वल है, दिस गिवन पर्सन इसका क्या है, आप थोड़ा बड़ा बन बट आप सिम दे सकते हैं, आप ये तीनों लेंथ आपस में क्या है एक्चुअली इक्वल है। अगर तीनों लेंथ इक्वल है तो मतलब कहानी क्या होगी, ऐसा बन जाएगा ये, मैं तो बना दूं यहाँ पर एक्चुअली ऐसे चला जाएगा, ये लेंथ इक्वल है ए बी ये आपस में इक्वल है। तो हमसे क्या बोल रहा है इसके निकल के तीनों लेंथ आपस में इक्वल है, तो ये में कितना होगा 60 60 और 60, तो ये r है तो ये भी r है तो ये भी r होगा, ये सब r r r होंगे, ये कॉमन सी बात है अगर ये सेम सर्कल है इसके। देखिए हमें बात करें यहाँ पर ए बी वेक्टर नाम से लिखते हैं, क्या बोला है हमसे ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस ए डी वेक्टर, ए बी वेक्टर तो हमारा ये था, ठीक है, अच्छा और ए सी वेक्टर क्या होगा, देखिए पॉइंट लिखता हूं ए सी वेक्टर, ये रहा हमारा वेक्टर बनेगा, ए सी वेक्टर क्या होगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, क्या बनेगा देखो ए सी वेक्टर क्या बनेगा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, तो ऐसे हम लिखेंगे ए बी वेक्टर प्लस कितना बनेगा ए बी वेक्टर प्लस कितना बन जाएगा बी सी वेक्टर प्लस, और ए डी वेक्टर जो है इसको मैं क्या दूंगा ए डी वेक्टर लिखता हूं 2 ओ ए वेक्टर 2 ए ओ वेक्टर लिख सकता हूं, और जो बी सी वेक्टर है उसकी जो डायरेक्शन है वो किसकी ओ ए वेक्टर की डायरेक्शन है, ए वेक्टर की डायरेक्शन है, और जो मैग्नीट्यूड है किसके बराबर सेम है, तो हमारा कितना बनेगा इसलिए बन जाएगा हमारा 2 ए बी वेक्टर प्लस ये कितना बनेगा 3 ए ओ वेक्टर। तो जो एसेशन हमारे कितना बनेगा, ये बनेगा वह बनेगा कितना 3 ए ओ वेक्टर प्लस 2 ए बी वेक्टर, लिखा कितना है 4 ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी क्या है यो बी और ओ सी। तो एक्चुअली कहानी बन जाएगी इसके हमारी ये बनेगा एसेशन वाला पार्ट, तो मतलब ये वाला पार्ट तो क्या एक्चुअली इसमें गलत है। अब बात करते हैं हमसे बोल रहा है रीजन में, क्या बोल रहा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, देखिए तो बात करते हैं ए बी प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी प्लस सी डी, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी ये तो इसके बराबर है, ए डी वेक्टर के बराबर है, आपको दिख रहा है ए बी वेक्टर प्लस बी सी प्लस सी डी वेक्टर इक्वल टू कितना है भाई प्लस सी डी वेक्टर इक्वल टू कितना है ए डी वेक्टर है, और ए डी वेक्टर तुम जानते हैं किसके बराबर 2 ओ वेक्टर बराबर, तो ये हमारे लिए गलत है। एसेशन हमारा रॉन्ग रीजन क्या हमारा करेक्ट है, तुम्हारे आंसर बन जाएगा इस केस में डी, डी इज द एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों, इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दैट बिलोंग्स टू एक्चुअली व्हाट फिजिक्स, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है the ratio of nuclei decayed after time t to the initial nuclei is f, then rate of change of f बताना with respect to time। देखिए क्या होगा, अगर बात करें कि टाइम t इक्वल टू 0 पर लेट्स कॉल में बोलते हैं यहाँ पर क्या है, लेट्स कॉल एट टाइम t इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हमारे n नॉट है, तो एट टाइम t इक्वल टू 0 नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, तो n इक्वल टू कितना होता है n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा t, ये क्या है वो न्यूक्लियाई जो क्या है जो अभी डिके नहीं हुए अनडिकेड है ना, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई मैं लिखूँ यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई जो है अगर बात करें जो डिके हो गए हैं, डिके
एट टाइम टी, एट टी कितना बनेगा एन नॉट माइनस एन, एन नॉट क्या है इनिशियल थे और एन क्या है रिमेनिंग, तो जो टाइम टी का जो डिके हो गया कितना होंगे वो एन नॉट में से एन घटा दीजिए, इसको हटा दीजिए एन नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। तुमको ये देखा एक्चुअली यहाँ पर क्या है कि वो नंबर जो डिके हो चुके हैं और जो इनिशियल नंबर डिके उनका रेशियो वो है f के बराबर, कितना बनेगा, तो ये नंबर जो कि क्या है जो इस केस में क्या हो चुके हैं डिके हो चुके हैं, ये रहा डिवाइड बाय जो इनिशियल नंबर डिके है उनका जो रेशियो है वो f के बराबर है। f इज इक्वल टू कितना रहेगा हमारे इस केस में 1 माइनस e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। हमसे बोल रहा है इसका रेट ऑफ चेंज, तो df by dt कितना बनेगा, तो है 0, कितना बनेगा माइनस हाँ e टू द पावर माइनस लैम्डा टी करेंगे डिफरेंशिएट कितना बनेगा लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा, तो df by dt बनेगा प्लस लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा टी, तो हमारा इस केस में आंसर क्या बन जाएगा a, तो a इज एक्चुअली बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसका आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्क्रू गेज से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, a screw gauge moves 5 mm in 5 complete rotation if circular skid has 50 division then least count is देखा है, तो देखिए हम बताते हैं इसका लीस्ट काउंट क्या होगा। देखिए बोल रहा है कि जो 5 कंप्लीट जब जो हमारा सर्कुलर स्केल है तो 5 कंप्लीट किलोमीटर रोटेशन का कितना मूव करता है 5 मिलीमीटर, मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन जो है मतलब 1 जो रोटेशन है मतलब बात करें यहाँ पर 1 कंप्लीट रोटेशन किसके बराबर है 5 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल के बराबर है। तो अगर बात करें यहाँ पर तो जब ये 1 कंप्लीट रोटेशन घूम लेगा तब क्या होगा 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो क्या है इसमें 50 सर्कुलर स्केल जो डिवीजन है जब ये पूरा जब ये पूरा चक्कर मार लेगा तब क्या होगा 50 सर्कुलर स्केल डिवीजन में आके मूव कर जाएगा। ये किसके बराबर है एक्चुअली, ये है 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल के, तो 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना आएगा जो कि पीछे लिखा हुआ है 1 CSD या 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है इस केस में कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 50, कितना आएगा इस केस में मिलीमीटर कितना इसमें लिखेंगे अगर सेंटीमीटर कितना आएगा 0.1 सेंटीमीटर है। तो इस केस में कहानी जो आ जाएगी लिखा जाएगा कितना नहीं आएगा अगर 0.01 0.02 सेंटीमीटर है 0.02 सेंटीमीटर जाएगा 0.01 बनेगा, इसके बाद यहाँ पर 1 काउंट हो जाएगा ठीक है। 0.02 सेंटीमीटर क्या होगा इसका एक्चुअली लीस्ट काउंट होगा इस केस में, तो हमसे क्या बोल रहा है कि द लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर, ये तो एकदम गलत है, आंसर क्या है 0.02 है। फिर लीस्ट काउंट क्या बोल रहा है पेज बड़ा नंबर ऑफ स्केल डिवीजन तो बात एकदम सही है, ये करेक्ट है। तो A इज रॉन्ग एंड R इज करेक्ट, हमारे इस केस में क्या है C बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन, तो C इस केस में क्या हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दोस्तों देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है दैट बिलोंग्स टू मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोल रहा है फॉर ए मैग्नेटिक डायपोल हैविंग मैग्नेटिक डायपोल m is equal to 9.5 मीटर स्क्वायर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है I is equal to 10⁻⁶ kg मीटर स्क्वायर। If it is oscillating in magnetic field under its Bahari motion of time period कितना है 0.5 सेकंड, then what would be the value of magnetic field in which it is placed? V is equal to कितना है x into 10⁻⁶। टेस्ला सॉबिस टेस्ला है ना, ठीक है इसमें टेस्ला में, तो हमसे बोला है इसकी बताइए व्हाट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट इस केस में एक्चुअली क्या बात करें, हम जानते हैं कोई डायपोल किसी मैग्नेटिक डायपोल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला टॉर्क कितना होता है एक्चुअली म्यू वेक्टर क्रॉस p वेक्टर है। और मान लो वो डायपोल रखा मैग्नेटिक फील्ड में उसको हम उसकी मीन पोजीशन से थीटा एंगल पर कराते हैं डायरेक्ट, तो टॉर्क कितना आएगा यहाँ पर टॉर्क को कितना म्यू इनटू म्यू है m से अपनी कोई दिक्कत बात नहीं, मैग्नेटिक डायपोल में कहना ठीक है mb sin थीटा, थीटा इज स्मॉल तो क्या बनेगा इस केस में हम लेगा थीटा और टॉर्क को कितना आएगा माइनस कितना आएगा mb थीटा, अब ये माइनस है क्यों, मान लीजिए यहाँ पर डायपोल रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पर ऐसे रखा है डायपोल और आप अगर तो इसको इसकी मीन पोजीशन से कर दो, इसकी मीन पोजीशन क्या होगी ऐसे रखा है डायपोल सामने की तरफ, आपने इसको इसकी सजेस्ट किया टॉर्क कितना 0, ये इसका म्यू की डायरेक्शन से बात करते हैं ऐसा लूप है, ये लूप है ऐसा ठीक है, ये लूप है तो इसका जो म्यू है वो किधर आ रहा है हमारे मैग्नेटिक डायपोल में किधर है सामने की तरफ m, तो सेम डायरेक्शन में रेसिप्रोकल इस मान है। तो जब आप इसको कंट्रोल डिस्प्लेस इस अपने लूप को क्या m को हल्का टिल्ट कर दिया तो क्या होगा इस केस में टॉप लेगा कितने का b क्रॉस b का टॉप लेगा तो उसको घुमाना चाहेगा अपनी मीन टू अबाउट, तो अगर आपने थीटा के डिस्प्लेस के ऊपर की तरफ मतलब काउंटर क्लॉकवाइज टॉप लेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों कोई डायरेक्शन में आएंगे तो मैक्स लगा हुआ है
और टाउ इज इक्वल टू कितना है इस केस में आई अल्फा। ये जनरल केस किसी के लिए है, किसी के लिए भी है, ये भी है। टाउ इज इक्वल टू कितना बनेगा आई अल्फा इज इक्वल टू बनेगा माइनस ऑफ एम बी इनटू थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना बनेगा माइनस ऑफ एम बी बाई आई इनटू थीटा। ये लिखा हमारा केस में क्या ओमेगा स्क्वायर। तो tan पे डायरेक्ट t इक्वल टू कितना बनेगा 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा कितना बनेगा रूट के अंदर आई बाई एम बी। पुट द वैल्यू ऑफ द आंसर्स कितना है आई बाई एम बी। हाँ भाई t कितना है अपना टाइम लिखा है 0.5 सेकेंड और 2 पाई बाई 2 पाई है आई लिखा है 10⁻⁶ mm 9.85 और b हमें क्या पता करना है निकालो तो पूरा नंबर स्क्वायर मार दो। लिखा इसको 2/2 इसको 2/2 1/5 को पूरा नंबर स्क्वायर मार दो कितना बनेगा ये 1/4 आ जाएगा। कहानी क्या जाएगी यहाँ पे कितना जाएगा 1/4 क्या जाएगा 4 पाई स्क्वायर -10⁻⁶ इसे कितना बनेगा 9.85 इनटू p। हाँ भाई ये गया और ये गया ठीक है भाई। और इसको चले जाते हैं तो b इक्वल टू कितना आएगा 16 × 10⁻⁶ टेस्ला। तो अब लोग यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी वैसा इस केस में 16। बहुत आसान क्वेश्चन था एक्चुअली। तो बच्चों ये था हमारा एक्चुअली क्या है 27 जुलाई के शिफ्ट 1 का डिस्कशन। इसमें हमारे अब तक हमारे पास 27 क्वेश्चन जो है अवेलेबल हो चुके हैं 30 में से और जो दैट्स वेरी गुड साइन एक्चुअली। जैसे मेरे पास क्या है जब मेन क्वेश्चन आते हैं हम आपके साथ सारे क्वेश्चन लेकर अवेलेबल होंगे। तो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपका कैसा रहा और आपके जो भी डाउट्स हैं और जो भी आपके क्वेरीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में देखिए। हम और मैं पर्सनली और हमारी जो टीम है वो आपको आपके हर डाउट के एक्चुअली जो सोल्यूशन है जो जवाब है वो प्रोवाइड करेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं बच्चों के नेक्स्ट वीडियो में।